ब्रेकअप की बात सुनते ही शी यान का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने लिन मान को घूरते हुए गुस्से से कहा, अगर तुम इसी तरह बेवजह नखरे करती रहोगी तो फिर हम ब्रेकअप ही कर ले तो बेहतर होगा। शी यान, इसे फिर से कहो। लिन मान बेहद गुस्से में थी, वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि शी यान ने उसे छोड़ दिया है। असल में शी यान ही सालों से लगातार उसका पीछा कर रहा था, और अब जब उसे शी यान पसंद आने लगा है तो क्या इसका कारण शी यान की पैतृक कब्रों से धुआं निकलना था? शी यान किस आधार पर रिश्ता तोड़ने की बात कर सकता है? अगर उसके माता पिता के दखलंदाजी के कारण झाओ वेनकाई ने उसे नहीं छोड़ा होता तो आखिर वह शी यान को क्यों पसंद करती? मैंने कहा, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो हमें अलग हो जाना चाहिए। शी यान ने लिन मान की ओर देखते हुए अपनी बात दोहराई। जब से वे दोनों साथ आए, लिन मान ने खरीदारी का एक भी दिन नहीं छोड़ा और हमेशा विलासिता की वस्तुएं खरीदने की मांग करती रही। शी यान की बचत उसके खुद के फिजूल खर्ची और कुछ मिल्क टी की दुकानों को चलाने के खर्चों के कारण लगभग खत्म हो चुकी थी, उसके पास मुश्किल से कुछ बचा था। टोंग याओ के साथ मूल्य प्रतिस्पर्धा में उलझी मिल्क टी की दुकान को ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, जिससे मुश्किल से उनके दैनिक खर्चे पूरे हो पा रहे थे। इस दौरान लिन मान के खर्च और परिणामस्वरूप उत्पन्न वित्तीय दबाव के कारण वह अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए फिर से विदेश जाना चाहता था, लेकिन जियाओ मिनकियांग जाने के लिए अनिच्छुक था। शाओ मिनकियांग ने अपनी बचत का पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं किया था और एक हार्डवेयर स्टोर खोल लिया था। जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा था, इसलिए उसका जोखिम उठाने का कोई इरादा नहीं था। शी यान को इस बात का थोड़ा अफसोस था कि उसने शाओ मिनकियांग की तरह निवेश करना नहीं सीखा। अब उसके पास कारोबार शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और लिन जिनवू और टोंग शियांकियाओ लगातार उससे पैसे उधार लेने के बहाने ढूंढते रहते थे, जिससे वह बहुत परेशान था। अब लिन मान के बेवजह हंगामा करने और रिश्ता तोड़ने की धमकी देने से वह सच में रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहा था। तुम उसके लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो? लिन मान का चेहरा बिगड़ गया, मानो उसे कुछ सूझा हो। उसने डोंग शानशान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम दोनों मेरे पीठ पीछे कुछ गलत कर रहे थे? बकवास मत करो, मेरा अपने बॉस से कोई लेना देना नहीं है। डोंग शानशान ने सहज रूप से लिन मान की बातों का खंडन किया, लेकिन शी यान की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। लिन मान के अनुचित व्यवहार का सामना करते हुए शी यान का धैर्य खत्म हो रहा था। तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? ये देखकर कि वहां कई दर्शक मौजूद थे और कुछ लोग उन पर हंस रहे थे, उसने लिन मान को एक तरफ खींचने की कोशिश की। तुम जो भी कहना चाहती हो, चलो कहीं और इस पर चर्चा करते हैं। लिन मान के साथ संबंध बनाने के बाद से शियाओ मिनकियांग उसके कायरतापूर्ण व्यवहार का मजाक उड़ाता रहा था और उससे किसी भी तरह का संपर्क रखने से कतराता था। दुकान के खराब प्रबंधन के साथ साथ शियाओ मिनकियांग उसकी काफी आलोचना भी करता था। शी यान को डर था कि कहीं यहाँ कोई हंगामा न हो जाए, कहीं शियाओ मिनकियांग गुस्सा न हो जाए, इसलिए वह लिन मान को बात करने के लिए एक तरफ ले जाना चाहता था। लिन मान को शी यान का व्यवहार डोंग शानशान की रक्षा करने जैसा लगा। उसने मामले को वहीं सुझाने पर जोर दिया। हाथापाई के दौरान लिन मान गलती से जमीन पर गिर गई और तुरंत अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगी। ये सोचकर कि वह नाटक कर रही है, शी यान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लिन मान, अगर तुम इसी तरह नाटक करती रही तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। मुझे सचमुच पेट में दर्द हो रहा है। लिन मान का चेहरा पीला पड़ गया, उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पेट के निचले हिस्से में चाकू मार दिया हो। दर्द इतना असहनीय था कि वह जमीन पर लोटपोट होना चाहती थी। लिन मान का पीला पड़ा चेहरा देखकर शी यान उसे उठाने ही वाला था कि उसने किसी को डर से चिल्लाते हुए सुना, उसे खून बह रहा है। ये सुनकर शी यान ने नीचे देखा तो पाया कि उसकी पैंट खून से लथपथ थी। घबराकर वह जल्दी से नीचे झुका, उसे उठाया और अस्पताल की ओर भागा। क्या शी यान ने लिन मान को घायल किया? शी यान को लिन मान को भीड़ से बाहर ले जाते देख डेंग वेनवेन लगभग उनके पीछे भागी, यह पता लगाने के लिए कि क्या हुआ था। टोंग याओ ने एक पल के लिए सोच में अपनी भौहें सिकुड़ी और अनुमान लगाया, शायद उसका गर्भपात हो गया हो। वह सिर्फ गिर गई थी और अगर गर्भपात न हो तो खून नहीं निकलता था। डेंग वेनवेन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। लिन मान की शादी से पहले ही गर्भपात हो गया था। अगर शी यान लिन मान से शादी नहीं करती है तो क्या लिन मान को फिर भी पति मिल सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। दोनों ने अभी अभी अच्छा तमाशा देखा था और सोचा था कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। भला किसने सोचा होगा कि अगले दिन टोंग शियांकियाओ और लिन जिनवू दुकान पर आकर हंगामा करेंगे। उन्होंने मिलकर डोंग शानशान की पिटाई की और शी यान से 1 महीने के भीतर लिन मान से शादी करने की मांग की।
अन्यथा वे शी यान पर बलात्कार का आरोप लगा देंगे। घटनाओं की इस श्रृंखला ने टोंग याओ और डेंग वेनवेन को स्तब्ध कर दिया। क्या दंपति के व्यवहार से सबको ये पता नहीं चल जाता कि लिन मान शादी से पहले ही गर्भवती थी? लेकिन फिर भी टोंग याओ समझ सकती थी कि टोंग शियान क्याओ ने ऐसा क्यों किया। आखिर लिन मान को झाओ वेनकाई ने छोड़ दिया था और अब ये सब हो गया। अगर शी यान लिन मान से शादी नहीं करती तो वे एक और होनहार दामाद को खो देते। अगर लिन मान की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है तो उसके लिए किसी अच्छे परिवार में शादी करना मुश्किल हो जाएगा। इस घटना को बहाना बनाकर वे शी यान को लिन मान से शादी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये घटनाक्रम 2-3 दिन तक चला और टोंग याओ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दोनों परिवारों ने किस तरह समझौता किया। अंत में शी यान लिन मान से शादी करने के लिए राजी हो गया। लिन मान के प्रसवोत्तर अवधि समाप्त होने के बाद उनकी शादी होगी। चूंकि लिन सिचेन की पत्नी को लगता था कि लिन मान कुंवारी नहीं है, इसलिए उनके घर में शादी करना अशुभ होगा और उन्होंने लिन मान को अपने घर में शादी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कुछ चर्चाओं के बाद उन्होंने लिन मान को होटल में ही शादी करने देने का फैसला किया। घृणा से दांत पीसती हुई लिन मान के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शी यान उसका साथ देने को तैयार नहीं थी और लिन सिचेन की पत्नी ने तलाक की धमकी दी थी। लिन मान के पास इस मौन आक्रोश को सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। शादी तय हो जाने के बाद टोंग शियान काओ और लिन जिनवू को लिन मान की शर्मिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने हर जगह इस बात का बखान किया कि लिन मान ने एक बड़े आदमी से शादी की है और बिना किसी द्वेष के टोंग याहुई को निमंत्रण भी भेज दिए। हालांकि परिवारों में सामंजस्य नहीं था, लेकिन चाचा होने के नाते यह उनकी इकलौती भतीजी की शादी थी। लिन जिनवू ने पहल करके उन्हें शादी में आमंत्रित किया। हालांकि वे अनिच्छुक थे, फिर भी वे शादी में आने के लिए राजी हो गए। लिन मान की शादी से एक रात पहले टोंग याहुई घर लौटा। वेन युन ने देखा कि उसका रंग काफी गहरा हो गया था और वह दुबला पतला हो गया था, जिससे वह बहुत परेशान हुई। रात के खाने पर उसने टोंग याहुई के साथ पहाड़ी पशुपालन फार्म जाने का प्रस्ताव रखा। इस बार जब तुम वहां जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और कपड़े धो दूंगी। इस बार दंपति सबसे लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहे थे। वेन युन हमेशा टोंग याहुई के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थी, लेकिन उसकी जिद के कारण वह वहीं रहने पर अड़ा रहा। उसे मनाने में नाकाम रहने पर उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। जैसे ही टोंग याहुई ने सुना कि उसकी पत्नी उसके साथ आना चाहती है, उसने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। वहां शहर जितना आराम नहीं है, तुम्हें वहां की आदत नहीं होगी। जब तुम शहर में आराम से हो तो वहां जाकर कष्ट क्यों सहना? और सबसे महत्वपूर्ण बात, याओ याओ की देखभाल कौन करेगा? वेन युन, जिसने उसके साथ जाने का निश्चय किया था, ये सुनकर हिचकिचाने लगी कि उनकी बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह अपने पति और अपनी बेटी के बीच दुविधा में पड़ गई। टोंग याओ की निगाहें दोनों पर घूम रही थीं और मुस्कुराते हुए उसने कहा, पापा, आपको मम्मी को जाने देना चाहिए ताकि वो आपकी देखभाल कर सकें। आपने प्रजनन फार्म में जो 6 महीने बिताए हैं, उस दौरान मम्मी न तो ठीक से खा रही हैं और न ही सो रही हैं। वो काफी दुबली भी हो गई हैं। अगर वो आपकी देखभाल करने चली जाए तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजकल मैं सुबह करीब 4 बजे काम से छुट्टी ले लेता हूं और ज्यादा देर से वापस नहीं आता। घर पर फोन है। अगर आपको चिंता हो तो आप मुझे हर रात फोन कर सकते हैं। टोंग याहुई के मस्तिष्क का ट्यूमर काफी स्थिर था। प्रजनन फार्म में प्रतिदिन काम करने और व्यायाम करने से उसका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो गया था। साथ ही वह सचमुच प्रजनन फार्म में रहना चाहता था, इसलिए टोंग याओ ने उसे वहां रहने दिया। अगर वेन युन उसकी देखभाल करना चाहती है तो उसे करने दो। ये बुजुर्ग दंपति को जुदाई का दर्द सहने से बेहतर है। टोंग याओ की बात सुनकर वेन युन को तुरंत राहत मिली और वह हंसते हुए बोली, सुना तुमने? याओ याओ भी मेरे जाने का समर्थन करती है। टोंग याओ अभी भी जवान है और टोंग याओ ही बूढ़ा हो रहा है। वेन युन को उसकी बहुत चिंता है। ये देखकर कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों सहमत हो गईं, टोंग याहुई ने और जोर नहीं दिया, बस इतना कहा, आप कुछ समय के लिए वहां जा सकती हैं। अगर आपको वहां की आदत नहीं पड़ती है तो आप वापस आ सकती हैं। मैं किस बात से अपरिचित होऊंगी? जब मैं छोटी थी तब मैंने तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना किया था। वेन युन ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि तुमने जवानी में बहुत कठिनाइयां झेली हैं, मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में तुम्हें और कष्ट सहना पड़े। टोंग याहुई ने गंभीरता से कहा। उसके शब्दों ने वेन युन के दिल को छू लिया।
वह उसके शब्दों से प्रसन्न हुई, उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। काश तुम बचपन में भी इतने अच्छे वक्ता होते तो मैं तुमसे इतनी नाराज नहीं होती। टोंग याओहुई जवाब देने ही वाला था, लेकिन अपनी बेटी को आसपास देखकर उसने कुछ नहीं कहा और बात बदल दी। याओ, क्या शियाओचेन ने हाल ही में कोई पत्र लिखा है? वह कैसा है? उसे पैसे भेजना याद रखना। सी चेन के बारे में बात करते हुए टोंग याओ को उसकी याद सताने लगी। वह काफी अच्छा कर रहा है। हाल ही में उसने कोई पुरस्कार जीता है और वह कुछ पैथोलॉजी अनुसंधान में भाग ले रहा है। वह वाकई बहुत अच्छा कर रहा है। पिछली दुनिया में सभी लोग सी चेन की क्षमताओं से भली भांति परिचित थे, इसलिए टोंग याओ कभी वापस नहीं लौटी। कुछ दिन पहले अस्पताल के पास से गुजरते समय उनकी मुलाकात संयोगवश डीन से हुई। डीन ने सी चेन के विदेश में प्रदर्शन की प्रशंसा की। उनका मानना था कि उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। जब वह अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके लौटेगा तो सी चेन की स्थिति पहले से पूरी तरह अलग होगी और उसकी क्षमताओं को सभी द्वारा पहचाना और स्वीकार किया जाएगा। टोंग याओहुई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मुझे पता था कि उसे जाने देना सही फैसला था। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो समय निकाल लें। वेन युन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अगर हम सचमुच जाते हैं तो हमें उसके साथ जाना चाहिए। याओ याओ को अकेले जाने देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। विदेश में हालात यहाँ से अलग हैं। अगर कुछ हो जाता है तो हमें मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रजनन फार्म अभी शुरुआती चरण में है, सब कुछ अभी स्थिर नहीं हुआ है, अभी नहीं चलते हैं। मुर्गियों और बत्तखों का पहला बैच अब अंडे दे रहा है और हालांकि उन्होंने एक निश्चित विक्रेता के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन स्थानीय छोटे व्यवसाय बढ़ती आपूर्ति को संभालने में असमर्थ हैं। इसके अलावा वे वर्तमान में फार्म में मुर्गियों और बत्तखों का दूसरा बैच लाने की योजना बना रहे हैं, जिससे एक बार में 20,000 की संख्या जोड़ने की उम्मीद है, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो वे 2 महीनों में 30,000 और जोड़ने की योजना बना रहे हैं। अंडों की अधिकता से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द और अधिक खाद्य उत्पादकों को ढूंढना होगा। ये सुनकर टोंग याओहुई और वेन युन दोनों टोंग याओ के विचारों को समझ गए और उनसे सहमत हो गए। वेन युन ने कुछ देर सोचा और सुझाव दिया, याओ याओ, क्यों न तुम दूध वाली चाय की दुकान ही बंद कर दो। तुम अभी जवान हो और अपनी सेहत खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकती। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए समझाया, हम अभी मिल्क टी शॉप बंद नहीं कर सकते, इससे अभी भी 2-3 हजार रुपये मासिक आय हो रही है। उपनगरीय घर लगभग बनकर तैयार है और उसे सजाने में काफी खर्चा आया है। एक बार जब उपनगरीय घर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और किराए पर दे दिया जाएगा, तब मैं मिल्क टी शॉप बेचने के बारे में सोचूंगी। टोंग याओहुई ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, अभी मिल्क टी शॉप बंद करना वाकई समझदारी भरा फैसला नहीं है। शहर हमारे घर तक विकसित हो चुका है, अगर इसे सजाया संवारा जाए तो सालाना किराया काफी अच्छा मिलेगा। मुझे इन व्यापारिक मामलों की समझ नहीं है, आप दोनों पिता पुत्री आपस में बात करें। अपने पति और पुत्री की सहमति देखकर वेन युन ने कोई बहस नहीं की। टोंग याओ ने बताया कि लिन मान की शादी के बाद वह उनके साथ पशुपालन फार्म देखने जाना चाहती है। टोंग याओहुई ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि वेन युन का ध्यान घर में मौजूद 2 बिल्ली के बच्चों पर था। याओ याओ, तुम अभी व्यस्त हो और तुम्हारे पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं है। समय आने पर मैं उन्हें प्रजनन फार्म में ले जाऊंगी। मुझे लगता है कि जल्द ही शियाओहुआ बच्चे को जन्म देगी। शियाओहुआ कुछ समय पहले गर्भवती हुई थी और अब उसका पेट काफी बड़ा हो गया है। जरूर, टोंग याओ के पास वाकई उनकी देखभाल करने का समय नहीं था। उन्हें खेत में ले जाना एक अच्छा विचार था और वे चूहे भी पकड़ सकते थे। छोटी सी रैकून बिल्ली जो शियाओहुआ की ग्रूमिंग कर रही थी ने आलस्य से टोंग याओ की ओर देखा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसे कोई आपत्ति थी। अगले दिन टोंग याओहुई और वेन युन लिन मान की शादी में एक साथ शामिल होने गए। टोंग याओ व्यस्त होने और लिन मान से मिलना न चाहने के कारण शादी में नहीं आई। लिन मान की शादी भव्य नहीं थी क्योंकि शियान की मां लिन मान के विवाह पूर्व गर्भधारण और अपने बेटे के प्रति उसके पूर्व तिरस्कार से नाराज थी। शादी के दौरान उसने सम्मान के प्रतीक के रूप में लिन मान द्वारा परोसी गई चाय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सौभाग्यवश अप्रिय परिस्थितियों के बावजूद शादी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। शादी की दावत में लिन जिनवू इतना ज्यादा शराब पीकर मदहोश हो गया कि उसने इतना ज्यादा शेखी बघारी की टोंग याओहुई की सुनने की इच्छा ही खत्म हो गई। दावत के बीच में ही उसने और वेन युन ने वहां से जाने का बहाना ढूंढ लिया। बेशक उनके जाने का मुख्य कारण लिन जिनवू का घमंड नहीं था, बल्कि यह था कि लिन जिनवू ने टोंग याओ के तलाक का जिक्र किया था।
अगर लिन मान की शादी का दिन न होता तो वे उससे मुंह मोड़ लेते। इस दौरान पूरी सुबह व्यावसायिक कामों में व्यस्त रहने के बाद जैसे ही टोंग याओ दूध वाली चाय की दुकान पर लौटी, डेंग वेनवेन उनके पास आई और बोली, बहन याओ याओ, डॉक्टर सी के छोटे भाई का फोन आया था, मैंने उनसे कहा है कि वे आपके वापस फोन करने का इंतजार करें। क्या उसने बताया कि यह किस बारे में था? टोंग याओ और सी चेन के तलाक के बाद ये पहली बार था जब सी बोई ने फोन किया था। टोंग याओ को ये जानने की उत्सुकता हुई कि सी बोई क्या कर रहा होगा। डेंग वेनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये बहुत जरूरी लग रहा था। उसे लगा कि टोंग याओ के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उसे लगा किसी परिवार उससे इसलिए संपर्क कर रहा है क्योंकि उन्हें किसी चीज की जरूरत है। ठीक है। टोंग याओ काउंटर पर गई और जैसे ही वह उसे वापस कॉल करने वाली थी, उसने पहले ही फोन कर दिया। टोंग याओ के हेलो कहते ही फोन उठाते ही सी बोई की आवाज सुनाई दी। भाभी। सी बोई ने आदत के अनुसार आवाज लगाई, फिर उसे कुछ एहसास हुआ और वह समझ नहीं पा रहा था कि टोंग याओ को कैसे संबोधित करे। आखिरकार टोंग याओ लंबे समय से उनकी भाभी थी और उन्हें लगा कि सीधे उनके नाम पर अपना पता बदलना अपमानजनक होगा। टोंग याओ ने सी बोई की असहजता को भांप लिया और स्पष्ट रूप से कहा, मुझे बस बताओ कि क्या हो रहा है। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, वो उसी अस्पताल में है जहां मेरा भाई काम करता था। हमारे पास इलाज के खर्च के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, क्या आप अभी हमारी मदद कर सकते हैं? मैं आपको कल पैसे भेज दूंगा। ये बात सी बोई के लिए कहना मुश्किल था, लेकिन वास्तव में उसके पास मदद के लिए कोई और नहीं था। अपने चाचा वाली घटना के बाद उसकी मां ने एक बार उससे पैसे मांगे, लेकिन उसने उन्हें नहीं दिए। तब से उन दोनों का कोई संपर्क नहीं हुआ था, जब तक कि आज सुबह सी शियाहुई ने फोन नहीं किया और उसे घटना के बारे में पता चला। इस दौरान सी बोई काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसकी नौकरी चली गई और बिना किसी हुनर के उसकी आमदनी का जरिया भी खत्म हो गया। उसने खेती करने के बारे में सोचा, लेकिन उसके चाचा ने सोंग यू को बेच दिया था और सोन परिवार लगभग हर दूसरे दिन उसके घर आकर खेत की सारी फसल बर्बाद कर देता था। इसी वजह से झांग लिजुआन हमेशा उससे बहस करती रहती थी और उसका हर दिन का जीवन कठिन होता था। उसकी मां के अस्पताल में भर्ती होने का मामला ही ले लीजिए। झांग लिजुआन उसे यह मामला संभालने नहीं देगी, लेकिन वह इसे पूरी तरह से अनदेखा भी नहीं कर सकता। सास टोंग याओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लिन फेगियंग अभी भी क्योटो में है और वापस नहीं गई है। उसे अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था? सी बोई ने कुछ भी नहीं छिपाया। शाओहुई ने आज सुबह फोन करके बताया कि मां सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गईं और उनकी पीठ में चोट लग गई। अस्पताल में उनका ऑपरेशन हो रहा है। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। टोंग याओ के होठों पर एक ठंडी, उपहास भरी मुस्कान फैल गई। लिन फेगियन की स्थिति उसके ससुर के साथ हुई घटना से कितनी अजीब तरह से मिलती जुलती लग रही थी, है ना? क्या यह प्रतिशोध था? वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन सी चेन के बारे में सोचकर वह मान गई और बोली, ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाए। मैं अस्पताल जाकर उसका हालचाल ले लूंगी। ये सुनकर सी बोई को राहत मिली और उसने कहा, धन्यवाद। मैं शाम की ट्रेन पकड़ लूंगा और कल सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगा। उसका बड़ा भाई इस समय विदेश में है और सी बोई उससे संपर्क नहीं कर पा रहा है। शियाओहुई पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ा। वह हर दिन इतना व्यस्त रहता था कि काश वह खुद को 2 हिस्सों में बांट पाता। बहन याओ याओ, तुम जाने के लिए क्यों राजी हो गई? अगर लिन फेगियन फिर से तुम पर टूट पड़ी तो क्या होगा? डेंग वेनवेन को टोंग याओ की चिंता सताने लगी जब उसने सुना कि वह लिन फेगियन की देखभाल करने के लिए राजी हो गई है। लिन फेगियन का उस समय का व्यवहार तो सभी जानते थे। टोंग याओ की आंखों में शरारत भरी चमक थी। वह हंसी। उसने तब कितना हंगामा मचाया था। अब जब वह इस स्थिति में है तो अंदाजा लगाए कि वह आखिरी व्यक्ति कौन होगा जिसे वह देखना चाहेगी। मैं समझ गई। डेंग वेनवेन उत्साह से उछल पड़ी, बहन याओ याओ, वह निश्चित रूप से आपसे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि आप अब बहुत अच्छा कर रही हैं जबकि वह नहीं। टोंग याओ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तो मैं क्यों न जाऊं? अगर मैं उससे मिलने जाऊंगी तो मुझे अपनी उदारता दिखाने का मौका मिलेगा और साथ ही उसे परेशान करने का आनंद भी मिलेगा। बहन याओ याओ, आपको जाना होगा। डेंग वेनवेन ने टोंग याओ को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसने टोंग याओ जितनी प्रशंसा किसी और से नहीं की थी। वह सोचती थी कि टोंग याओ बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी दोनों हैं। वह लिन फेगियन की प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक थी। उसे पूरा यकीन था कि सिस्टर याओ याओ को देखकर लिन फेगियन और सी शियाओहुई दोनों के चेहरे पर अनमोल भाव होंगे।
ये वाकई देखने लायक नज़ारा होगा। ठीक है, तुम दुकान का ध्यान रखना, मैं जाकर देखता हूँ। टोंग याओ ने देर नहीं की और साइकिल से अस्पताल चली गई। अस्पताल की लॉबी में पहुंचते ही नर्स झोऊ ने उसे अपने पास बुला लिया, जिसे वह जानती थी। याओ याओ, क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर सी की मां को पीठ में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है? जी हाँ, मुझे पता है। टोंग याओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं खास तौर पर उससे मिलने आई हूँ। वह किस वार्ड में है? नर्स झोऊ ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मैंने सुना था कि आपने डॉक्टर सी से तलाक ले लिया है, आप उनकी मां से मिलने क्यों आई हैं? क्या तलाक की खबर झूठी हो सकती है? अस्पताल में हर कोई लिन फेगियन और लिन मान द्वारा रिहायशी इलाके में मचाए गए हंगामे के बारे में जानता था। यह 1 महीने से अधिक समय तक पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा। चेन देश से बाहर है, उसका छोटा बेटा सी बोय हमारे गृहनगर में है, और उसकी बेटी के पास पैसे नहीं है। अगर वह मुझसे मदद न मांगती तो शायद उसके पास मदद के लिए कोई और नहीं बचता। टोंग याओ ने धीमी आवाज में कहा। इस बारे में सोचने के बाद नर्स झोऊ ने निष्कर्ष निकाला कि टोंग याओ की बात में दम है। उन्होंने आगे कहा, डॉक्टर सी की मां को काफी गंभीर चोट लगी है। वह भविष्य में चल नहीं पाएंगी और उन्हें या तो बिस्तर पर रहना होगा या व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना होगा। नर्स झोऊ ने सीधे सीधे कहा, क्योंकि सी चेन ने टोंग याओ से तलाक ले लिया था और फिलहाल देश में नहीं था। याओ याओ, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन डॉक्टर सी से तलाक के बाद लिन फेगियन से दूर रहना ही बेहतर है। उसने अतीत में तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया था, उसके हिसाब से उसकी यह हालत जायज है। सावधान रहना, कहीं तुम दोबारा उसके जाल में न फंस जाओ। जब टोंग याओ रिहायशी इलाके में रहती थी, तब कुछ लोग उसकी खूबसूरती और काबिलियत से जलते थे, जबकि नर्स झोऊ जैसे कुछ लोग नेक इरादे वाले थे। नर्स झोऊ एक अच्छी इंसान थी जो टोंग याओ की वाकई परवाह करती थी। धन्यवाद। टोंग याओ ने आभार व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तो बस अस्पताल के कुछ खर्चों में मदद करने आई हूँ। उनका छोटा बेटा सी बोई आने पर मुझे पैसे वापस कर देगा। जब टोंग याओ ने ये कहा, तभी नर्स झोऊ को थोड़ी राहत मिली। फिर उन्होंने टोंग याओ को उस वार्ड का नंबर बताया जहां लिन फेगियन भर्ती थी। लिन फेगियन के अस्पताल के खर्च के लिए 200 युआन का भुगतान करने के बाद टोंग याओ भर्ती विभाग की ओर चल पड़ी। लिन फेगियन को बेहोशी से होश आया था। सी श्याओहुई ही उनकी देखभाल कर रही थी। वह 4 बिस्तरों वाले वार्ड में थी, जो फिलहाल भरा हुआ नहीं था। कमरे में बाकी 2 बिस्तरों पर 2 बुजुर्ग मरीज थे। जब टोंग याओ वार्ड में पहुंची तो सी श्याओहुई कमरे में बहुत सारे लोगों के होने के कारण तेज अप्रिय गंध की शिकायत कर रही थी। जब सी श्याओहुई ने टोंग याओ को देखा तो वह ऐसे उछल पड़ी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लिन फेगियन ने भी अपना सिर घुमाया और टोंग याओ को देखा। उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बोई ने फोन करके मुझसे अस्पताल के खर्च में मदद मांगी। टोंग याओ ने रसीद बिस्तर पर फेंकते हुए साफ लहजे में कहा, ये रही रसीद। कुल मिलाकर 200 युआन है। अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 200 युआन सुनकर लिन फेगियन को चक्कर आने लगे और वह लगभग बेहोश हो गई। सी वेइमिन की गिरफ्तारी के बाद से ही वह और सी श्याओहुई मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। उन्होंने सी वेइमिन की लगभग सारी कीमती चीजें बेच दी थीं। उन्हें अपना टेलीविजन भी बेचना पड़ा था और कुछ समय तक उन्होंने जैसे तैसे गुजारा किया था। लेकिन अब उनके पास फिर से पैसे खत्म होने लगे थे। उसे एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई थी, लेकिन 1 हफ्ते काम करने से पहले ही उसे निकाल दिया गया और उन्होंने उसे वेतन भी नहीं दिया था। उन्होंने अपने गृहनगर लौटने का विचार किया था, लेकिन जब सोन घियू के बिकने की खबर वहां पहुंची तो सोन परिवार ने हंगामा खड़ा कर दिया। गांव वाले अब उन्हें मानव तस्कर समझने लगे थे। यहां तक कि सी बोई और झांग लिजुआन भी इसमें फंस गए और उन्हें भी घृणा भरी निगाहों का सामना करना पड़ा। वे सोच भी नहीं सकते थे कि घर लौटने पर उन्हें क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। लिन फेगियन को अपने कार्यों पर पछतावा तो था, लेकिन अब इससे क्या फायदा होगा। उसने पहले तो उस सुबह फिर से काम पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन दरवाजे से बाहर कदम रखते ही वह गिर गई। अब तक उसे अपनी चोट की गंभीरता का भी पता नहीं था। क्या ये दिनदहाड़े लूट है? सी श्याओहुई ने रसीद ली और उस पर एक नजर डाली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला हो। 200 युआन, जिस पर वह पहले कभी ध्यान नहीं देती थी, अब उसकी पहुंच से बहुत दूर था। उसके पास 20 युआन भी नहीं थे। 200 युआन तो दूर की बात है। अगर उसका बड़ा भाई इतनी रकम जुटाने में कामयाब भी हो जाता है, तो भी इससे शायद उनके परिवार के सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे।
पूरे परिवार के पास फिलहाल कोई आमदनी नहीं थी और उसकी माँ की कमर टूट चुकी थी। उसे नहीं पता था कि अब वे अपना गुजारा कैसे चलाएंगे। टोंग याओ को इतने आकर्षक रूप में देखकर सी शियाओहुई को अपने अतीत के कार्यों पर पछतावा हुआ। उसे सबसे ज्यादा इस बात का अफसोस था कि उसने अपनी माँ के साथ मिलकर टोंग याओ के तलाक की साजिश रची थी। अगर टोंग याओ ने अपने बड़े भाई से तलाक नहीं लिया होता तो उनकी माँ के अस्पताल के खर्च की जिम्मेदारी उसी पर होती। टोंग याओ को भी पैसे देने पड़ते और माँ की देखभाल में मदद करनी पड़ती, जैसे उन्हें खाना खिलाना और उनका बर्तन बदलना। अब सी शियाओहुई को सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। ये सोचकर सी शियाओहुई ने तुरंत पूछा, क्या आप मेरे बड़े भाई से संपर्क कर सकते हैं? उनसे कहिए कि वे जल्द से जल्द कुछ पैसे भेज दें। अस्पताल का खर्च मेरे दोनों भाइयों को उठाना पड़ेगा। मेरा छोटा भाई अकेले ये सारा खर्च नहीं उठा सकता। तुम्हारी माँ के अस्पताल में भर्ती होने से मुझे क्या लेना देना है? तुम मुझे हुक्म देने वाले कौन होते हो? टोंग याओ ने सी शियाओहुई पर मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं आह चेन की पत्नी थी तो मैंने उसकी खातिर तुम सबके सामने दोस्ताना व्यवहार किया था। अब जब मेरा आह चेन से तलाक हो चुका है तो तुम्हारी माँ के अस्पताल में भर्ती होने या यहाँ तक कि उनकी मृत्यु से मुझे क्या लेना देना है? टोंग याओ ने सीधे सीधे अपनी बात कह दी, जिससे सी शियाओहुई अवाक रह गई। टोंग याओ उन्हें परेशान करने के लिए ही वहां आई थी और वह सी शियाओहुई के साथ नरमी से पेश नहीं आने वाली थी। सी शियाओहुई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, मन ही मन गुस्से से उबल रही थी, लेकिन उसने टोंग याओ को जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसके बड़े भाई के विदेश में होने और उसके छोटे चाचा के जेल में होने और उसके दूसरे भाई के अनुपस्थित होने के कारण उस पर भरोसा करने के लिए कोई नहीं था और आय का कोई स्रोत भी नहीं था, इसलिए वह अपना जीवन व्यवस्थित नहीं कर पाए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी लिन फेगियन अपने सामान्य पीलेपन के बावजूद अचानक लाल हो गई। बगल वाले बिस्तर पर लेटी चाची बहुत जिज्ञासु थीं और उनकी बातचीत सुनने के बाद उन्होंने उत्सुकता से पूछा, आहा, छोटी बच्ची, क्या तुम पहले उनकी बहू थी? उन दिनों तलाकशुदा महिलाओं का अपनी सास से मिलने जाना असामान्य बात थी, और टोंग याओ जैसी खूबसूरत महिलाओं का, जो क्योटो की स्थानीय बोली बोलती थी, ये और भी दुर्लभ था। इसी वजह से आंटी के मन में उनके बारे में और भी जिज्ञासा जाग उठी। उसे लगा कि इस परिवार के पास कई रोचक कहानियां होंगी। पैर में चोट लगने के कारण वह कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। अक्सर उबने वाली वह इस नई गपशप में तुरंत दिलचस्पी लेने लगी और लिन फेगियन की मौजूदगी की परवाह किए बिना सीधे अपने ज्वलंत सवाल पूछने लगी। लिन फेगियन को हर मौके पर टोंग याओ का अपमान करने की आदत थी, लेकिन टोंग याओ भी पीछे हटने वाली नहीं थी। लिन फेगियन की पोल खोलने का मौका मिलते ही उसने लिन फेगियन की इज्जत बचाने की परवाह नहीं की और आंटी से बातचीत शुरू कर दी। मैं उसकी बहू हुआ करती थी, लेकिन वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा शांति भंग करती रहती थी, कभी जहर पीने की धमकी देती तो कभी इमारत से कूदने की। ये सब मुझे तलाक के लिए मजबूर करने के लिए करती थी। यहाँ तक कि उसके बेटे से तलाक लेने से पहले ही वह एक दूसरी महिला को मेरे पति के कार्यस्थल पर ले आए और उसे अपनी नई बहू घोषित कर दिया, जिसके कारण मेरे पिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आखिरकार साल खत्म होने से पहले ही मैंने उसके बेटे से तलाक ले लिया। अरे बाप रे, तुम्हारी सास तो बड़ी समझदार लग रही थी, आखिर वो इतनी नासमझ कैसे निकली? ऐसी सास मिलना तो वाकई बदकिस्मती है। बड़ी चाची ने अपनी सास के बारे में सोचा और लिन फेगियन की मौजूदगी की परवाह किए बिना बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हारी सास बिल्कुल मेरी सास जैसी लगती है। जब वो जवान थी, हमेशा बहू को तंग करती रहती थी। उनके कारण दामाद और बहू का सुखमय जीवन बर्बाद हो गया। ऐसे लोग पाप करते हैं और उनका बुढ़ापा सुखमय नहीं होता। अब देखो, उनकी कमर टूट गई है, ये सब कर्मों का फल है। जो लोग जवानी में दयालु नहीं होते, उन्हें बुढ़ापे में कष्ट भोगना पड़ता है। इससे पहले कि टोंग याओ कुछ कह पाती, चाची ने आगे कहा, इतनी मूर्खता मत करो कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। ये लोग भेड़ियों की तरह कृतघ्न होते हैं। उनके प्रति दया दिखाना कुत्ते को पालने से भी बदतर है। कम से कम कुत्ता तो अपने पालने वाले को नहीं काटता और घर की रखवाली करना जानता है। आक्रोश से ग्रस्त लिन फेगियन हकलाते हुए जवाब देने लगी, लेकिन अपनी कमजोर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए वह पलटवार करने में असमर्थ थी। इसके अलावा टोंग याओ ने जो कहा था वह सत्य था। लेकिन सी शियाओहुई और कुछ सुन नहीं सकी। उसने आंटी को घूरते हुए गुस्से से पूछा, ये कैसी बातें हैं? आप किसे कुत्ते से भी बदतर कह रही हैं? बड़ी चाची सी शियाओहुई से नहीं डरी और पलटकर बोली, मैं तो बस सच कह रही हूँ। जो सासें अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, वे अच्छी नहीं होती, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए।
अगर तुम्हारी माँ ने कोई अच्छा काम किया होता तो क्या वह आज अस्पताल में होती? सी शियाहुई लगभग टूट चुकी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह चाची से झगड़ा करे। चाची का बेटा अभी अभी गया था और वह देखने में हट्टा कट्टा और खूंखार लग रहा था। सी शियाहुई को डर था कि अगर लड़ाई हुई तो वह बदला लेने वापस आ जाएगा। सी शियाहुई के बेबस और गुस्से वाले चेहरे को देखकर टोंग याओ लगभग हंस पड़ी। आंटी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। लोगों को कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब कर्म का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा, टोंग याओ ने कहा। बोलते समय टोंग याओ ने जानबूझकर लिन फेगियन की ओर एक नज़र डाली, मानो सीधे तौर पर कह रही हो कि यह बात उसी के बारे में है, जिससे लिन फेगियन गुस्से से कांप उठी। बिल्कुल सही, आंटी ने जवाब दिया और फिर टोंग याओ की ओर मुड़कर बोली, युवती, तुम बहुत जवान और खूबसूरत हो। भविष्य में तुम्हें जो चाहे मिल जाएगा। सिर्फ एक ही पेड़ पर मत लटको। अगर कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा तो बहुत से लोग करेंगे। जब तुम तैयार हो जाओगी तो मैं तुम्हें एक अच्छे लड़के से मिलवा दूंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद चाची, टोंग याओ ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। आंटी को टोंग याओ दिन ब दिन और भी ज्यादा पसंद आने लगी। वह उसकी जमकर तारीफ करने लगी, जिससे सी शियाहुई को बहुत बुरा लगा। लिन फेगियन इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग बेहोश हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। आंटी से जमकर बहस करने के बाद टोंग याओ खुशी खुशी चली गई। आंटी लिन फेगियन और सी शियाहुई के नकारात्मक स्वभाव को समझ गई थी और उनके आते ही उन्होंने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा। सी शियाहुई बेहद गुस्से में थी। वह टोंग याओ के जाने पर उसे बदनाम करना चाहती थी, लेकिन चाची ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। कुछ वाक्यों के बाद उसने सी शियाहुई को चुप कराते हुए कहा, जब टोंग याओ यहाँ थी तब तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया? उसका तलाक हो चुका है, फिर भी वह अस्पताल का खर्च उठाती है। यही बात उसे एक अच्छी इंसान साबित करती है। सी शियाहुई अवाक रह गई और उसे एक बार फिर तिरस्कार भरी निगाहों का सामना करना पड़ा। वह इतनी गुस्से में थी कि फोन बूथ की ओर भागी और सी बोई पर टोंग याओ को यहाँ लाने का आरोप लगाया, लेकिन दूसरी तरफ झांग लिजुआन थी, जिसने उसे जमकर फटकारा। फिलहाल सी शियाहुई झांग लिजुआन से बहस करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लिन फेगियन की कमर टूट चुकी थी, इसलिए अस्पताल में रहने के बाद उसे ली शहर में इलाज कराना पड़ता, क्योंकि यहाँ रहने का खर्च उनके पास नहीं था। सी शियाहुई घर नहीं लौट सकती थी। अगर वह लौटती तो क्या सोन परिवार उसे पीट पीट कर मार नहीं डालता? क्योटो में जीवन यापन करना भी महंगा था और उसके पास पैसे नहीं थे। वह केवल अपने दूसरे भाई के लौटने का इंतजार कर सकती थी और उससे मदद मांग सकती थी। अब झांग लिजुआन को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं होगी। सी बोई के मन में लिन फेगियन और सी शियाहुई के लिए भी नफरत थी, इसलिए जब झांग लिजुआन ने सी शियाहुई को डांटा तो उसने इसे बिल्कुल भी नहीं रोका। हालांकि चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह लिन फेगियन को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता था। लिन फेगियन ने ही उसका पालन पोषण किया था, इसलिए वह उसका सम्मान करते हुए उसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता था। इसीलिए चाहे उसे लिन फेगियन से कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, वह ट्रेन से क्योटो चला गया। क्योटो पहुंचने पर सी बोई ने सबसे पहले अस्पताल में लिन फेगियन से मुलाकात नहीं की, बल्कि टोंग याओ को पैसे लौटाने के लिए उनसे मिलने गए। याओ याओ, ये वो पैसे हैं जो तुमने कृपा करके मेरे चिकित्सा खर्चों के लिए दिए। मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। कभी उसकी भाभी रही, अब उसके बड़े भाई की पूर्व पत्नी। टोंग याओ को पुकारने में सी बोई को समझ नहीं आ रहा था। खासकर लिन फेगियन द्वारा टोंग याओ के पिता को नाराज करने के बाद सी बोई को टोंग याओ से मिलने में असहजता महसूस हो रही थी। टोंग याओ ने विनम्रतापूर्वक पैसे स्वीकार किए और बस इतना कहा, कोई बात नहीं। हालांकि मैं आपके भाई से तलाकशुदा हूं, लेकिन हम सब एक दूसरे को जानते हैं। मुझे मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। सी बोई एक अच्छा इंसान था और टोंग याओ की उसके बारे में अच्छी राय थी। अगर लिन फेगियन न होती तो टोंग याओ सी बोई की आजीविका छीन नहीं लेती। मेरी माँ उस समय बहुत ही अनुचित थी। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। चूंकि टोंग याओहुई को कोई गंभीर परिणाम भुगतने नहीं पड़े थे, इसलिए सी बोई ने टोंग याओ के सामने झुककर प्रणाम किया। अगर ऐसा न होता तो वह टोंग याओ का सामना करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करता। टोंग याओ ने लापरवाही से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, उसे पहले ही उसके कर्मों का फल मिल चुका है। सी बोई, उन्हें टोंग याओ से इतनी स्पष्टवादिता की उम्मीद नहीं थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दें। टोंग याओ ने विषय बदलते हुए कहा, उसकी कमर की चोट काफी गंभीर है।
अस्पताल ने कहा है कि उसे बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। क्या वाकई यह इतना बुरा है? सी बॉय के चेहरे का भाव बदल गया। पिछले कुछ महीनों से घर में कोई आमदनी नहीं हो रही थी। सी वेइमिन द्वारा सोंग यू की संपत्ति बेचने के फैसले के कारण वे अब खेतों में खेती नहीं कर पा रहे थे। वेइमिन और झांग लिजुआन दोनों ही अपना गुजारा चलाने के लिए अपनी पिछली बचत पर निर्भर थे। उन्होंने जो पैसे बचाए थे वे कई सालों के लिए काफी थे। लेकिन लिन फेगियन के अस्पताल में भर्ती होने से उसका 1/3 हिस्सा खर्च हो चुका था। अगर उनकी अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि लंबी चलती है तो इससे उनके पहले से ही गरीब परिवार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, यह वाकई गंभीर लग रहा है। आपको जल्दी से अस्पताल जाकर उससे मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं गई भी तो वह मुझे देखकर खुश नहीं होगी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। अब जब टोंग याओ ने उसके भाई से तलाक ले लिया था और वह चिकित्सा खर्चों में मदद करने के लिए भी तैयार थी तो सी बॉय बेहद आभारी था। भला वह उससे अस्पताल चलने के लिए कैसे कह सकता था। टोंग याओ को विदाई देने के बाद वह उदास मन से अस्पताल विभाग की ओर दौड़ा। सी शियाहुई लिन फेगियन को नाश्ता खिला रही थी। खिलाते समय उसने शिकायत की कि फेगियन बहुत धीरे खा रही है। बगल वाले बिस्तर पर लेटी बूढ़ी औरत ने सी शियाहुई को माता पिता की अवज्ञा करने के लिए फटकारा और कहा कि उसकी बेटी की परवरिश व्यर्थ हुई है। इस टिप्पणी से शियाहुई को इतना गुस्सा आया कि वह लगभग अपनी चॉपस्टिक फेंककर कटोरा तोड़ने ही वाली थी। अंत में जब सी बॉय पहुंचा तो सी शियाहुई ने बिना किसी रोक टोक के उस पर अपना गुस्सा निकाला। बड़े भाई, हमारी माँ की कमर टूट गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप अभी क्यों आ रहे हैं? सब कहते हैं बुढ़ापे के लिए बेटों को पाल पोस कर बड़ा करो, लेकिन आप और बड़े भाई तो बड़े ही अच्छे हैं। आप में से एक विदेश में है और दूसरा ली शहर में। जब माँ बीमार होती हैं तो अस्पताल में उनकी देखभाल करने वाली मैं अकेली होती हूँ, फिर भी लोग मुझे आज्ञा न मानने वाली कहते हैं। इन शब्दों का जिक्र होते ही उसने बगल वाले बिस्तर पर लेटी बूढ़ी औरत को घूर कर देखा। उसे आश्चर्य हुआ जब बूढ़ी औरत ने निडरता से जवाब दिया, तुम सचमुच अवज्ञाकारी हो। आप। इसके जवाब में सी शियाहुई गुस्से से अवाक रह गई। सी बॉय ने उसकी शिकायत को अनसुना करते हुए बस उस पर नाराजगी भरी नजर डाली। आखिरकार ये तो सभी को स्पष्ट था कि सी शियाहुई वाकई असभ्य थी। तो फिर बहस करने का क्या फायदा? अपने छोटे बेटे को देखकर लिन फेगियन भी थोड़ी परेशान हो गई। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें टोंग याओ को बुलाने के लिए किसने कहा? अगर अस्पताल मुझे सड़क पर भी फेंक दे तो भी मुझे अपने इलाज के बिल चुकाने के लिए उसके पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही थी जिसने टोंग याओ को अपने बड़े बेटे से तलाक लेने के लिए उकसाया था। अब जब वे इस स्थिति में हैं तो टोंग याओ को देखना क्या उसे सबके सामने शर्मिंदा करने जैसा नहीं होगा। सी बॉय के आते ही लिन फेगियन और सी शियाहुई दोनों ने उसे डांटना शुरू कर दिया। इससे उसका चेहरा और भी उदास हो गया और उसने तीखे स्वर में कहा, बड़े भाई अस्पताल में नहीं हैं। अगर हम उन्हें नहीं बुलाते हैं तो क्या आपको लगता है कि अस्पताल आपको बाहर नहीं निकाल देगा? लिन फेगियन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बॉय ने आगे कहा, अब जब तुम्हारी कमर टूट गई है तो डॉक्टरों ने कहा है कि तुम्हें बाकी की जिंदगी बिस्तर पर ही बितानी पड़ेगी। जब तुम्हारी हालत इतनी स्थिर हो जाएगी कि तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सके तो मैं तुम्हें वापस ली शहर ले जाऊंगा। इस अस्पताल में लंबे समय तक रहने का खर्च हम वहन नहीं कर सकते। शियाहुई को भी वापस आकर तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। लीजुआन बच्चों में व्यस्त है और उसके पास समय नहीं है। मैं शहर में कोई काम ढूंढ लूंगा। उसके आने से पहले उसने झांग लिजुआन से वादा किया था कि वह फेगियन को घर ले आएगा ताकि सी शियाहुई उसकी देखभाल कर सके, जबकि वह और लिजुआन शहर में काम ढूंढ लेंगे। इसी वादे के बाद लिजुआन ने उसे बाहर आने की अनुमति दी थी। क्या मेरी पीठ अब ठीक नहीं हो सकती? ये खबर सुनकर लिन फेगियन की दुनिया स्तब्ध रह गई और वह लगभग बेहोश हो गई, मानो आसमान गिर पड़ा हो। यहाँ तक कि सी शियाहुई भी अचंभित रह गई। उसे लिन फेगियन की हालत इतनी गंभीर होने की उम्मीद नहीं थी। ये ठीक नहीं हो सकता, सी बॉय ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। सी शियाहुई का चेहरा देखकर उसके दिल में गहरी नफरत और घृणा उत्पन्न हुई। सी शियाहुई को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत छिन गई हो। वह बिस्तर पर गिर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि वह फेगियन की देखभाल के लिए वापस नहीं लौट पाएगी। दूसरे भाई, मैं वापस नहीं जा सकता। अगर मैं वापस गया तो सोन परिवार मुझे मार डालेगा। इस बार सी शियाहुई सचमुच भयभीत और पछतावे से भरी हुई थी। उसे सोंग यू की बात नहीं माननी चाहिए थी,
न ही उसके साथ भाग जाना चाहिए था और न ही अपने छोटे चाचा से मिलने के बाद टोंग याओ और सीबोई के साथ अपमानजनक व्यवहार करना चाहिए था। अगर इनमें से कुछ भी न हुआ होता तो वह आज इस विकट परिस्थिति में न होती। अगर तुम वापस नहीं गए तो हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। चाहे तुम क्योटो में भूख से मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीबोई ने पहले ही यह सोच लिया था कि सी शियाओहुई वापस जाने से इनकार कर सकता है और उसने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। दूसरे भाई, तुम इतने निर्दयी कब हो गए? सी शियाओहुई के आंसू टूटे हुए पानी के मोतियों की तरह लगातार बहते रहे। क्योटो में इतने लंबे समय तक सुखमय जीवन बिताने के बाद उनकी दयनीय स्थिति में वापस लौटना उनके लिए मृत्यु से भी बदतर होगा। सीबोई ने सी शियाओहुई की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे सीधे कहा, माँ, शियाओहुई या तो आपके साथ वापस जाएगी या नहीं, यह आप दोनों खुद तय करें। अगर वह वापस नहीं जाना चाहती तो अब से मैं माँ लिजुआन को आपकी देखभाल के लिए हर महीने 10 युआन दूंगा। अगर शियाओहुई घर पर आपकी देखभाल करती है तो मैं उसे हर महीने 5 युआन दूंगा। उसकी देखभाल करने के बदले मुझे सिर्फ 5 युआन ही क्यों मिलते हैं? हालांकि सी शियाओहुई का उसकी देखभाल करने के लिए वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी वह सीबोई के इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्योंकि वह तुम्हारी भी माँ है। इस दौरान मिले अनेक अनुभवों ने सीबोई को काफी परिपक्व होने में मदद की थी। जब उसका बड़ा भाई देश में नहीं था तो घर में इकलौते पुरुष के रूप में सीबोई के पास परिवार का भरण पोषण करने का रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सी शियाओहुई चुपचाप रोती रही, बिना कुछ जवाब दिए चली गई। वह वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि किसी की मदद के बिना वह क्योटो में जीवित नहीं रह पाएगी। कुछ सोचने के बाद उसने सीबोई के साथ बातचीत शुरू की। अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस जाकर माँ की देखभाल करूं, तो ठीक है, लेकिन आपको हमारे लिए शहर में एक घर किराए पर लेना होगा। सीबोई ने पलटकर उसे घूरते हुए कहा, शहर में घर किराए पर लेने और हर महीने रहने में कितना खर्च आएगा? आप दोनों का खर्च चलाने के लिए मैं किस तरह की नौकरी ढूंढ सकता हूँ? सी शियाओहुई के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। इसलिए वह फिर से रोने लगी। जब लिन फेगियन ने सुना कि वह फिर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, तो वह स्तब्ध रह गई। काफी देर बाद उसे होश आया। हालांकि वह इतनी सदमे में थी कि मुश्किल से एक शब्द भी बोल पाए। अपने पति की बिस्तर पर ही हुई मौत को याद करते हुए टोंग याओ और उसकी अस्पताल की रूममेट के शब्द फेगियन के दिमाग में कौंध गए। प्रतिशोध। हाँ, यह प्रतिशोध था। यह उसके द्वारा अतीत में किए गए गलत कामों का प्रतिशोध था। लिन फेगियन अब और कोई उपद्रव नहीं कर सकती थी। वह चल फिर नहीं सकती थी और उसके बच्चों को ही उसके खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता। वह घर पर बोझ और अपाहिज बन जाती। माँ, कुछ तो बोलो। फेगियन से एक शब्द भी न सुनने के बाद इतनी देर तक रोने के बाद शियाओहुई ने उसे धीरे से हिलाया। अब वह केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि फेगियन शहर में रहने के अपने फैसले पर अडिग रहेगी। बेशक लिन फेगियन भी ग्रामीण इलाके में रहना नहीं चाहती थी। शहर में रहने की आदत पड़ जाने के बाद वह मिट्टी के घर में कैसे रह सकती थी? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, सीबोई ने बीच में ही टोक दिया। माँ, अगर तुम हमारे परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहती तो चुप रहो। अगर तुमने बड़े भाई को तलाक के लिए मजबूर न किया होता तो हमारा परिवार अब तक एक अच्छा घर बना चुका होता। तुम अब टूटे हुए घर में नहीं रह रही होती। अगर तुमने शियाओहुई को इतना प्यार न दिया होता और उसे अपने छोटे चाचा की देखभाल के लिए आने पर जोर न दिया होता, तो शियाओहुई अपनी मर्जी से शादी या तलाक न करती। अब तुम दोनों गांव भी वापस नहीं जा सकती। क्या तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि तुमने हमारे अच्छे जीवन को बर्बाद कर दिया है? तुम्हारे सारे कारनामे मुझे पहले से ही पता है। अगर तुम इसी तरह गड़बड़ करते रहे तो एक बेटे के तौर पर मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। सीबोई ने अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं किया और सीधे सीधे बोल दिया। आखिरकार वह लिन फेगियन और सी शियाओहुई को सिर्फ 2 विकल्प देने के लिए ही यहाँ आया था। या तो सी शियाओहुई फेगियन की देखभाल करने के लिए गांव वापस चली जाए या फिर उनका रिश्ता टूट जाएगा। फेगियन के पास गांव में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर उसे किसी को दोष देना था तो वह सिर्फ खुद को ही दोष दे सकती थी, जिसने उनके खुशहाल जीवन को इस दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। लिन फेगियन अपने सबसे छोटे बेटे का खंडन करने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वह सब कुछ जानता है, वह चुप हो गई और उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। उसने कुछ समझाने की चाह में अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। चाहे वह कितनी भी कोशिश करती, वो सब बातें सच में घटी थीं और कोई भी स्पष्टीकरण उन्हें छुपा नहीं सकता था। इससे तो वह और भी शर्मिंदा हो जाती।
सी शियाहुई, जिसे हमेशा चीजों में दखल देने की आदत थी, ने सी बोई की बातें सुनकर न केवल आगे कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि उसका चेहरा कुछ फीका पड़ गया, मानो वह भी बोई के शब्दों से बचने की कोशिश कर रही हो। लिन फेगियन के चुप रहने पर सी बोई का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने सी शियाहुई की ओर सिर घुमाकर पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो? क्योटो में रुकना चाहते हो या घर वापस जाना चाहते हो? मैं सी शियाहुई हिचकिचाती और अपने फैसले को लेकर असमंजस में थी। आखिरकार बोली, बड़े भाई, आप टोंग याओ से बात क्यों नहीं करते और मुझे उसकी मिल्क टी की दुकान में काम करने के लिए क्यों नहीं कहते? अगर आप व्यवस्था कर दें तो भविष्य में हमारी माँ की देखभाल के लिए जरूरी सभी खर्च मैं उठा लूंगी। आपका क्या ख्याल है? अगर टोंग याओ चिकित्सा खर्चों में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह अपने भाई को कुछ हद तक सम्मान दिलाने के लिए तैयार है। शायद वह उसे दूध की दुकान में काम करने की अनुमति दे दे। अब सी शियाहुई के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, वह केवल सी बोई पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकती थी। सी बोई ने उसे घूरते हुए साफ साफ कहा, तुम्हारी ऐसी क्या हिम्मत है कि वापस जाकर टोंग याओ के यहाँ काम करो? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, दोबारा उन्हें परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो बेहतर होगा कि तुम कभी घर वापस ना आओ। चाहे तुम बाहर भूख से मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े भाई, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? सी शियाहुई बिस्तर के पास बैठकर कुछ देर तक रोती रही। सी बोई पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे दो ही विकल्प दिए, या तो रिश्ते पूरी तरह तोड़ दो या वापस जाकर लिन फेगन की देखभाल करो। सी शियाहुई के पास पैसों की कमी हो रही थी, वह अकुशल थी और बर्तन धोने जैसे छोटे मोटे काम करने लगी। अंततः भारी मन से उसने लिन फेगियन की देखभाल करने का जिम्मा स्वीकार कर लिया। हालांकि सी शियाहुई लिन फेगियन की जीवन भर देखभाल नहीं करना चाहती थी। वह बस अपने गृहनगर में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी जो उसे एक संपन्न परिवार से मिलवा दे ताकि वह एक सुखमय जीवन जी सके। अब भी सी शियाहुई को स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हो पाया था। वह ली शहर में बदनाम हो चुकी थी और कोई भी उससे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस युग में संचार के विकसित साधनों की कमी के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लाउडस्पीकर से भी तेज गति से गपशप करते हैं। जहां तक टोंग याओ की बात है, वो पूरे दिन एग वफल केक फैक्ट्री में ही रही और उसे मालिक से मिलने का मौका नहीं मिला, और यहां तक कि फैक्ट्री मैनेजर ने उसे कई बार वहां से भगा भी दिया। सच कहूं तो ये थोड़ा हास्यास्पद था। कर्मचारी उसे महज 20 साल की लड़की समझते थे और उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। टोंग याओ असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात को घर लौटने पर टोंग याओ ने टोंग याओहुई को एग वफल केक फैक्ट्री के मालिक से मिलने की अपनी असफल कोशिश और अस्वीकृति का कारण बताया। कुछ देर सोचने के बाद टोंग याओहुई ने कहा, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। एग वफल केक फैक्ट्री क्योटो की सबसे बड़ी केक फैक्ट्री थी जहां प्रतिदिन अंडों की भारी मांग रहती थी। यदि वे इसके साथ अनुबंध कर लेते तो उत्पादन बढ़ाने के बाद उन्हें अतिरिक्त अंडों की चिंता नहीं करनी पड़ती। गर्मी के मौसम में अंडों को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। अगले साल बड़े पैमाने पर अंडे का उत्पादन शुरू करने से पहले उन्हें स्थिर ग्राहक खोजने होंगे। टोंग याओ ने सिर हिलाया और फिर उन्हें लिन फेगियन की रीढ़ की हड्डी में लगी चोट के बारे में बताया। उसे अब से व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। झांग लिजुआन कमजोर नहीं है। घर लौटने के लिए कहे जाने के बाद उसका समय अब अच्छा नहीं बीतेगा। वेन युन ने बीच में कहा, वह इसी लायक है। उसी ने ये सब किया है। अगर उसने तुम्हें चेन से तलाक लेने के लिए मजबूर न किया होता और क्योटो में बवाल न खड़ा किया होता तो अब तक उसका घर बन चुका होता। क्या अपने आलीशान घर में रहना और बुढ़ापा आराम से बिताना अच्छा नहीं होता? उसका जीवन अच्छा था, लेकिन उसने उसका आनंद नहीं लिया बल्कि बेवजह मुसीबतें खड़ी की। अब उसकी इस मुसीबत के लिए और किसे दोषी ठहराया जा सकता है? टोंग याओ ने सहमति में सिर हिलाया और व्यंग्य से कहा, मैं कल उससे मिलने अस्पताल गई थी। मुझे नहीं लगता कि उसे अभी तक कोई पछतावा है। शायद उसे अभी तक अपनी स्थिति समझ में भी नहीं आई है। टोंग याओहुई, जो पूरे समय चुप रही थी, धीमी आवाज में बोली, वह अभी भी चेन की मां है। क्यों न हम कल अस्पताल में उससे मिलने जाएं? अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। वेन युन ने दृढ़ता से अपना रुख स्पष्ट किया। उसे अभी भी याद था कि लिन फेगियन और सी शियाओहुई ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था। टोंग याओहुई ने भौहें चढ़ाईं। एक वयस्क व्यक्ति होने के नाते अगर वह अकेले लिन फेगियन से मिलने जाए तो क्या यह अजीब नहीं लगेगा? पब फ्यूचर एड्स। धीमी आवाज में टोंग याओ ने कहा, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि उससे मिलने जाना ठीक रहेगा।
अगर सी शियाओ हुई हमसे घुल मिल गई तो? हम अभी इतने व्यस्त हैं, हमारे पास उनसे निपटने का समय ही नहीं है। ये सुनकर कि उनकी बेटी भी इस यात्रा से असहमत है, टोंग याओहुई ने और जोर नहीं दिया और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर हम यात्रा नहीं करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हॉल में फोन की घंटी बजी। टोंग याओ चलकर गई और फोन उठाया। दूसरी तरफ से सी चेन की आवाज आ रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से कहा, आह चेन, क्या चेन का फोन है? टोंग याओहुई सहज रूप से उठ खड़ा हुआ और सी चेन से बात करने के लिए उसके पास जाना चाहता था, लेकिन वेन युन ने उसे रोक दिया। याओ याओ अभी चेन से बात कर रही है। तुम वहां तीसरे पहिए की तरह क्यों घुस रहे हो? चलो अपने कमरे में वापस चलते हैं। ये सुनकर टोंग याओहुई को होश आया और वह वेन युन के पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर टोंग याओ हंस पड़ी। मम्मी पापा ने हमें फोन पर बात करते हुए सुन लिया और अपने कमरे में वापस चले गए। फोन के दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी। पापा की सेहत कैसी है? क्या उन्होंने चेकअप करवाया था? हमने डॉक्टर डू से अपॉइंटमेंट ले लिया है। वो कल दोपहर चेकअप के लिए जा रहे हैं। टोंग याओ ने बात खत्म करते हुए मजाक में कहा, हर फोन कॉल में सबसे पहले तुम मम्मी पापा की सेहत के बारे में ही पूछते हो। तुमने कभी मुझे याद नहीं किया। सी चेन 2 सेकंड तक चुप रहा, मानो बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा हो। ये जानते हुए कि वह मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं है, टोंग याओ ने उसे परेशान नहीं किया। वह तो बस चेन को चिढ़ाना चाहती थी। वह विषय बदलने ही वाली थी कि उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद भला एक दूसरे को याद क्यों नहीं करेंगे? वह टोंग याओ की उपस्थिति का सपना देख रहा था। उनकी बातों पर टोंग याओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, मुझे भी तुम्हारी याद आती है, लेकिन आजकल मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं परसों खेत जा रही हूँ, इसलिए शायद उस दौरान मैं तुम्हारे फोन नहीं उठा पाऊंगी। सावधान रहना। दूरी के बावजूद सी चेन सांत्वना भरे शब्दों के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही इसे छुपा लिया। लिन फेगियन की दुर्घटना याद आने पर टोंग याओ दुविधा में पड़ गई कि वह सी चेन को इसके बारे में बताए या नहीं। हालांकि सी चेन को कुछ आभास हुआ और उसने पूछा, क्या घर पर कुछ हुआ था? धीमी और कोमल आवाज में टोंग याओ ने कहा, मुझे डर था कि तुम परेशान हो जाओगे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें बताऊं या नहीं। लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो शायद तुम और भी ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो चलो बता ही देती हूँ। तुम्हारी माँ कल गिर गई थी। अब उन्हें होश आ गया है, लेकिन वो खड़ी नहीं हो सकती। वो या तो बिस्तर पर लेट सकती हैं या व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ देर रुककर उसने कहा, बोई आज सुबह आया था। जब वो ठीक हो जाएगी तो वो उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल करेगा। मैं भी उससे मिलने गई थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। पापा ने कहा कि वो कल उससे मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। शायद वो भी हमसे मिलना नहीं चाहती। आपका क्या ख्याल है? सी चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बोई के आने पर वह उसका ख्याल रखेगा। आपको आने की जरूरत नहीं है। उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। पहले की तरह ही लिन फेगियन का जिक्र होते ही सी चेन का लहजा उदासीन हो जाता था। ऐसा लगता था मानो वह उसका जिक्र करना ही नहीं चाहता हो। टोंग याओ समझ गई, इसलिए उसने बात बदल दी। फोन रखने से ठीक पहले उसने कहा, मैं पापा से आपकी बात करवा देती हूँ। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने फोन किया था, वे आपसे बात करने के लिए तरस रहे थे। ठीक है, सी चेन ने जवाब दिया। टोंग याओ के पुकारने के बाद टोंग याओ हुई तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। वेन यून उसके पीछे पीछे गई और उम्र के बावजूद धीमे न होने पर उसे ताना मारने लगी। टोंग याओहुई ने सी चेन से 10 मिनट से अधिक समय तक बातचीत की और फोन रखने के बाद उनका मूड बेहतर लग रहा था। उन्होंने सी चेन की काबिलियत की लगातार तारीफ की और कहा कि उन्होंने उन्हें गलत नहीं समझा था और उन्होंने जो दामाद चुना है वह वाकई बहुत अच्छा है। अंततः जब वेन युन ने उसे सोने के लिए कहा तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। टोंग याओ को भी टोंग याओहुई को इतने अच्छे मूड में देखकर खुशी हुई। अच्छी नींद लेने के बाद अगले दिन सुबह सुबह टोंग याओ और टोंग याओहुई दोनों एग वफल केक फैक्ट्री के लिए निकल पड़े। वफल की दुकान के मालिक से मिलने के लिए टोंग याओहुई ने औपचारिक पोशाक भी पहनी ताकि लोग उसे नीचा न समझे और मालिक से मिलने से मना न कर दें। व्यापारी व्यावहारिक होते हैं। उनमें से कई लोग किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप रंग के आधार पर आंकते हैं।
हालांकि टोंग याओहुई को ये रवैया पसंद नहीं था, लेकिन अगर उसे व्यापार करना था तो वह दिखावटी रूप से खुद को बहुत बड़ा और शक्तिशाली नहीं साबित कर सकता था। अपनी बेटी के करियर के लिए वह परिस्थितियों के अनुरूप ढलने को तैयार थे। फैक्ट्री मैनेजर ने टोंग याओ को दोबारा आते देखा और वह काफी अधीर हो गया। जैसे ही वह कुछ अप्रिय कहने वाला था, उसने उसके बगल में टोंग याओहुई को देखा। दशकों तक फैक्ट्री मैनेजर रहे टोंग याओहुई के व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से अधिकार का भाव झलकता था। उनके पास जाते ही यह आभास हो जाता था कि यह व्यक्ति कोई मामूली आदमी नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर ने अपने मुंह से निकले शब्दों को निगल लिया और टोंग याओहुई को गौर से देखने लगा। और आप कौन हैं? मैनेजर के रवैये में बदलाव देखकर टोंग याओ को बेहद खुशी हुई। चेहरे पर गंभीरता बनाए रखते हुए उसने परिचय दिया, वह हमारे पशुपालन फार्म के शेयरधारकों में से एक हैं। बाहरी लोगों के सामने टोंग याओहुई की प्रतिष्ठा को बढ़ाना महत्वपूर्ण था ताकि लोग उसे सम्मान दें। दरअसल जैसे ही कारखाने के प्रबंधक को पता चला कि टोंग याओहुई प्रजनन फार्म में शेयरधारक हैं, उनका रवैया तुरंत बदल गया। वे बहुत ही विनम्र और धैर्यपूर्ण तरीके से बात करने लगे। आपकी ईमानदारी देखकर मैंने सोचा कि मुझे आपसे खुलकर बात करनी चाहिए। हमारे मालिक की तबीयत हाल ही में ठीक नहीं रही है और वे पिछले आधे महीने से अस्पताल में भर्ती हैं। वे कारोबार अपने बेटे को सौंपने की योजना बना रहे हैं। युवा मालिक फिलहाल कारोबार हस्तांतरण में व्यस्त हैं और अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं है। अगर आप वाकई हमारी फैक्ट्री के साथ सहयोग करना चाहते हैं तो 1-2 महीने बाद फिर आइएगा। अगर आप अभी उनसे मिलने की कोशिश करेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। टोंग याओ और टोंग याओहुई ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि फैक्ट्री मैनेजर इतनी बड़ी बात पर झूठ नहीं बोलेगा। स्थिति को समझने के बाद उन्होंने विनम्रतापूर्वक फैक्ट्री मैनेजर को धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि मालिक किस अस्पताल में भर्ती है, लेकिन फैक्ट्री मैनेजर ने ये जानकारी देने से इनकार कर दिया। फैक्ट्री मैनेजर को फैक्ट्री में जाते देख टोंग याओ ने कहा, पिताजी, ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। चलिए बाद में आते हैं। टोंग याओहुई ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे फार्म के अंडों का पहले से ही बाजार है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाद में आपके साथ उनके मालिक से मिलने आऊंगी। आप ज्यादा परेशान न हो। ठीक है। टोंग याओ को कोई जल्दी नहीं थी। उनका पशुपालन फार्म अभी कुछ ही समय पहले शुरू हुआ था और अभी तक प्रसिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन कुछ छोटे व्यापारी पहले से ही उनके पास आने लगे थे। एक बार जब उनकी अच्छी प्रतिष्ठा बन जाएगी तो उन्हें अपना सामान बेचने के लिए जगहों की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर उन्हें अपना कारोबार बढ़ाना था तो सुरक्षा के लिए उन्हें निश्चित रूप से कुछ बड़े कारखानों के समर्थन की आवश्यकता थी। खाना खाने का समय बीत जाने पर टोंग याओ और टोंग याओहुई नूडल्स खाने के लिए एक नूडल की दुकान पर गईं। उसके बाद वे जांच कराने के लिए अस्पताल गईं। अस्पताल में बिल भरने के लिए लाइन में इंतजार करते समय टोंग याओ गलती से एक आदमी से टकरा गईं। उस आदमी के हाथ का बिल जमीन पर गिर गया। टोंग याओ ने अनजाने में उसे उठाया और बिल पर लिखा नाम देखा, चेंग जिनहाई। टोंग याओ के मन में एक विचार आया। बिल वापस देते हुए उसने उस आदमी को गौर से देखा। वह लगभग 30 साल का लग रहा था और उसने ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा शालीन था, इसलिए उसे 10 में से 7 अंक दिए जा सकते थे। उसकी 1.8 मीटर की लंबाई को देखते हुए उसे निश्चित रूप से 8.5 अंक मिलते। धन्यवाद। उस आदमी ने बिल वापस लेने से पहले कुछ सेकंड के लिए टोंग याओ की ओर देखा और कड़े जबड़े के साथ चला गया। टोंग याओहुई चिंतित होकर आए, याओ याओ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। टोंग याओ ने दूर जा रहे आदमी की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, पिताजी, वह आदमी एक वफल केक फैक्ट्री के मालिक का बेटा लगता है। केक फैक्ट्री जाने से पहले टोंग याओ ने मालिक के बारे में कुछ जानकारी जुटाई थी। 65 वर्षीय चेन जिनहाई का एक बेटा था जिसका नाम चेन फैंग था, जिसने विदेश में पढ़ाई की थी और पिछले 2 वर्षों में घर लौटा था। उनकी उम्र उस व्यक्ति से बिल्कुल मेल खाती थी जिससे वह अभी अभी टकराई थी। उस व्यक्ति के हाव भाव को देखते हुए ये निश्चित रूप से चेन फैंग ही था। उसने अपनी कलाई पर एक बेहद कीमती घड़ी भी पहन रखी थी, ऐसी चीज जो आम लोग वहन नहीं कर सकते। टोंग याओहुई को ऐसे संयोग की उम्मीद नहीं थी। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, क्या चेंग जिनहाई यहीं अस्पताल में भर्ती है? फर्स्ट हॉस्पिटल इस समय क्योटो के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक है। उनका यहाँ भर्ती होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। टोंग याओ की आंखें चमक उठी और उन्होंने भुगतान पर्ची टोंग याओहुई को देते हुए कहा, पिताजी, आप यहाँ लाइन में लगकर भुगतान कीजिए। मैं जाकर कुछ पूछताछ करती हूँ।
टोंग याओहुई जानता था कि टोंग याओ होशियार है और हर परिस्थिति के लिए उसके पास हमेशा योजना होती है, इसलिए उसने उसे रोका नहीं। कुछ देर बाद टोंग याओ मुस्कुराते हुए लौटी और बोली, पिताजी, मुझे पता चल गया है। चेंग जिनहाई वार्ड नंबर 308 में है। उन्हें फेफड़ों का कैंसर शुरुआती चरण में है और उन्हें कुछ समय अस्पताल में रहना पड़ेगा। चेन फैन के चेहरे के भाव देखकर लगता है कि उन्होंने अभी अभी कंपनी संभाली है और अभी भी उससे जूझ रहे हैं। हम उन्हें अभी परेशान नहीं करेंगे। इस समय चेन फैन से संपर्क करने से शायद उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हम टोंग याओहुई ने टोंग याओ के विश्लेषण से सहमति जताते हुए मन ही मन सोचा कि उनकी बेटी हर चीज के लिए रणनीति बनाना सीखकर बढ़ी हुई है। वाकई वह व्यापार करने में प्रतिभाशाली थी। ये स्पष्ट था कि उसे उनके गुण विरासत में मिले थे। टोंग याओहुई के साथ उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए रुके। ट्यूमर और नहीं बढ़ा था और फिलहाल इससे कोई समस्या नहीं होगी। डॉक्टर डू ने टोंग याओहुई को खुश रहने और शारीरिक मेहनत से बचने की सलाह दी। सी चेन के बारे में थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने पिता और बेटी को विदा कर दिया। पिता और पुत्री टहलते हुए बातें कर रहे थे कि सीढ़ियों के कोने पर वे अचानक किसी से टकरा गए। टोंग याओ का सिर सीधे उस व्यक्ति की छाती से जा टकराया, जिससे दोनों चौंक गए। उस व्यक्ति ने सहज रूप से टोंग याओ को सहारा दिया। उन्होंने कहा, सावधान रहो। टोंग याओ ने जब उसे पकड़ने वाले व्यक्ति की ओर देखा तो वह दंग रह गई। ये कैसा संयोग था। 2 घंटे के भीतर ही उसकी मुलाकात चेन फैंग से दूसरी बार हुई थी। जब चेन फैंग ने पहली बार टोंग याओ को देखा तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 बार उससे मिलने के बाद वह उसे बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम ठीक हो? टोंग याओ ने चेन फैंग से दूरी बनाने के लिए थोड़ा पीछे हटकर माफी मांगी। उसने पहले माफी मांगते हुए कहा, मैं बात कर रही थी और ध्यान नहीं दे रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे खेद है। बोलने के बाद टोंग याओ ने चेन फैंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर तुरंत टोंग याओहुई के साथ चली गई, जिससे चेन फैंग से और अधिक परिचित होने का कोई इरादा नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे जानती ही न हो। टोंग याओ की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थी। ऐसे बड़े अधिकारियों के साथ जितनी अधिक औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, वे उतना ही असहज महसूस करते हैं। भविष्य में वे सोच सकते हैं कि टोंग याओ जानबूझकर उनके करीब आ रही है। विशेषकर चूंकि टोंग याओ आकर्षक हैं, कुछ लोग ये गलत समझ सकते हैं कि टोंग याओ अपनी सुंदरता का इस्तेमाल लोगों के करीब आने के लिए करती हैं, जिससे उनके बारे में उनकी धारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। टोंग याओ का वर्तमान व्यवहार सर्वोत्तम है। भविष्य में अगर उसकी मुलाकात चेन फैंग से भी होती है तो वह इसे महज एक संयोग समझेगा और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। टोंग याओ और टोंग याओहुई की सोच एक जैसी थी। पिता पुत्री की जोड़ी ने बिना किसी और चर्चा के एक दूसरे को मौन रूप से समझ लिया था। वे अस्पताल से निकले और तुरंत टैक्सी लेकर उपनगर में घर देखने चले गए। पिछले साल से हुए बदलाव बहुत बड़े थे, जिन्हें देखकर टोंग याओहुई विकास की तीव्र गति पर आश्चर्यचकित रह गईं। अगर विकास की यही रफ्तार जारी रही तो यहाँ संपत्ति की कीमतें आसमान छू जाएंगी। अगर आप और शियाओचेन कुछ भी न करें, सिर्फ किराए से ही आमदनी जुटाते रहें, तो भी कई पीढ़ियों का गुजारा हो जाएगा। टोंग याओहुई ने कभी नहीं सोचा था कि जब वह छोटा था तब बॉस बनने का एक अच्छा मौका उसने गंवा दिया था और अब जब वह लगभग मृत्यु के करीब है तो वह आखिरकार एक बॉस का पिता बन गया है। शुरू में तो वह टोंग याओ के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो उसकी देखभाल कर सके, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसकी बेटी आत्मनिर्भर हो चुकी है। 2-3 साल का छोटा सा समय भी मानो बहुत लंबा बीत गया हो। टोंग याओ हंसते हुए बोली, पिताजी, 2-3 महीने में यहाँ का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो जाएगा। तब हमें यहीं आ जाना चाहिए। यह इलाका बहुत बड़ा है और रहने के लिए सुविधाजनक भी है। मैंने हाल ही में सुना है कि साल के अंत से पहले हमारा घर गिराया जा सकता है। टोंग याओहुई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये भी चलेगा। आपके दादाजी का घर भी जल्द ही गिराया जाने वाला है, लेकिन मैंने सुना है कि इस विध्वंस में कोई आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय घरों के आकार के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आपके दादाजी के घर को 2 या 3 घरों में विभाजित किया जा सकता है। टोंग याओ की आंखें चमक उठी, घर मिलना तो और भी बेहतर है। क्योटो में घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। नकद मिलने से तो ये कहीं बेहतर है। इस दौर में ध्वस्त मकान के बदले मिलने वाला मौद्रिक मुआवजा शायद ही आपको शहर में दूसरा मकान खरीदने में सक्षम बनाएगा। इसके बजाय कई मकान प्राप्त करना बेहतर होगा। हम
टोंग याओहुई ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से टोंग याओ की राय से सहमत होते हुए। घर खरीदना भी ठीक रहेगा। चाहे कर्ज हो या कुछ भी, जो भी मिलेगा हम ले लेंगे। इस तरह तुम्हारा और शियाओचेन का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तब तुम्हारी माँ और मैं चैन की सांस ले सकेंगे। अपने दिमाग में मौजूद ट्यूमर के बारे में सोचते हुए उसने आह भरी, पता नहीं मेरा शरीर कब मेरा साथ छोड़ देगा। तुम्हारी माँ हमेशा किसी न किसी के साथ रहती आई है। उसे अकेलेपन से डर लगता है। भविष्य में तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए और वह तुम्हारे बच्चे की देखभाल में मदद कर सकती है। इस तरह तुम दोनों अपने अपने व्यवसाय पर ध्यान दे पाओगे। पहले टोंग याओहुई को सबसे ज्यादा अपनी बेटी की चिंता रहती थी। अब जब उसका कारोबार खूब फल फूल रहा है और वह आत्मनिर्भर हो गई है, तो उसे अपनी पत्नी की चिंता होने लगी है। हालांकि शारीरिक रूप से वह अभी ठीक था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। शायद एक दिन वह हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेगा। चूंकि उसकी पत्नी ने अपने रिश्ते के बाद से कभी अकेले नहीं रही थी, इसलिए टोंग याओहुई को उसकी चिंता होने लगी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी बहुत अकेली महसूस करेगी। उन्होंने अपनी इस चिंता को टोंग याओ के साथ साझा किए बिना नहीं रह सके। ये सुनकर टोंग याओ के दिल में दर्द सा उठा, लेकिन उसने सहज भाव से कहा, पिताजी ज्यादा चिंता मत कीजिए। आप अभी स्वस्थ हैं। शियाओ चेन विदेश में मस्तिष्क ट्यूमर पर शोध कर रहा है। जब वह वापस आएगा तो एक छोटे से ऑपरेशन से आपका इलाज हो जाएगा। आप बस लंबी उम्र जीने और अपने परपोते परपोतियों को देखने का इंतजार कीजिए। टोंग याओहुई को टोंग याओ के आशावादी शब्दों पर हंसी आ गई और उसने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। पशुपालन फार्म पहाड़ की चोटी पर स्थित था। सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंचने में साइकिल से भी आधा घंटा लग जाता था। अंत में शहर लौटकर टोंग याओहुई और टोंग याओ ने रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें और खाने पीने का सामान खरीदा। उन्होंने वेन यून के अनुरोध पर कई सब्जियों के बीज भी खरीदे। टोंग याओहुई और गु हुनवेई ने पहले कुछ हरी सब्जियां उगाई थीं, जो अब खाने योग्य थीं। हालांकि वेन यून को केवल एक ही प्रकार की सब्जी खाना उबाऊ लगता था। उसने टोंग याओहुई से बड़ी मात्रा में प्रोसेस्ड मीट खरीदने के लिए भी कहा, क्योंकि पहाड़ पर मांस खरीदना असुविधाजनक था। पशुपालन फार्म में कुछ महीने पहले ही बिजली और टेलीफोन लाइन आई थी। वहां फ्रिज या टेलीविजन नहीं था, जो टोंग याओ को असुविधाजनक लगा। उसने उनके लिए एक बड़ा फ्रिज और कई नए कपड़े और जूते खरीदे। पूरी रात आराम करने के बाद टोंग याओ ने अगली सुबह जल्दी ही एक कार किराए पर ली ताकि उन्हें वापस प्रजनन फार्म में भेजा जा सके। जियान जून और लियू सांवा को देखे हुए 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था। टोंग याओ उन्हें पहचान ही नहीं पाए। हालांकि पशुपालन फार्म में काम बहुत थकाने वाला नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों न केवल इतने धैर्यवान होंगे, बल्कि इनका वजन भी काफी बढ़ गया होगा और ये पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहे होंगे। जियान जून और लियू सांवा भी टोंग याओ को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें प्यार से बहन याओ याओ कहकर पुकारने लगे। प्रजनन फार्म में बिताए समय में उन्हें ऐसा लगा मानो वे स्वर्ग में आ गए हों। उन्हें प्रतिदिन मुर्गी, मछली, मांस और अंडे खाने को मिलते थे। गु हुनवेई और टोंग याओहुई के साथ उनका व्यवहार सहज था। श्रमिकों को भरपेट भोजन मिलता था, उन्हें गर्म वातावरण मिलता था और उनके वरिष्ठ अधिकारी उन्हें परेशान नहीं करते थे। उनका जीवन स्तर इतना अच्छा था कि यह लगभग अवास्तविक सा लगता था। टोंग याओ ने उनसे कार में सामान देखने को कहा। जियान जून और लियू सांवा ने सामान उतारा और टेलीविजन देखकर खुशी से झूम उठे। वे टेलीविजन को अंदर ले गए और एंटीना लगाने में जुट गए। वे 2 पहाड़ों के बीच रहते थे, जिसके पास ही एक प्राकृतिक जलाशय था। गु हुनवेई ने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि यह उत्कृष्ट था। भले ही यहाँ आसपास बहुत कम लोग होते थे, लेकिन बाकी सब कुछ एकदम सही था। गु हुनवेई जलाशय में मछली भी पालते थे और अगले साल पहाड़ी पर फलों के पेड़ लगाने की योजना बना रहे थे। रात में वेन यून ने एक बड़ा भोजन पकाया। वे लोग इस तरह बहुत कम ही इकट्ठा होते थे और रात में कोई काम न होने के कारण टोंग याओहुई गु हुनवेई के साथ कुछ ड्रिंक्स लेना चाहता था, लेकिन वेन यून ने उसे रोक दिया और अंत में गु हुनवेई, जियान जून और लियू सांवा ने मिलकर ड्रिंक्स ली। जियान जून और लियू सांवा पहली बार शराब पी रहे थे और कुछ ही घूंट में नशे में चूर हो गए। टोंग याओहुई को इन युवकों की शराब सहने की क्षमता इतनी कम होने की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरों तक पहुंचाया। टोंग याओ ने देखा कि गु हुनवेई ने केवल आधी बोतल बियर पी थी, इसलिए उसने जियान जून की बची हुई बोतल से अपने लिए एक गिलास भर लिया। गु हुनवेई ये देखकर हैरान रह गया कि टोंग याओ भी शराब पीती है, तुम भी पीती हो।
टोंग याओ हंसते हुए बोली, मैं उनसे थोड़ा बेहतर तरीके से शराब संभाल सकती हूँ। गु हुनवेई मुस्कुराए और टोंग याओ के साथ गिलास टकराए। गु हुनवेई को देखकर टोंग याओ को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका समझ नहीं आ रहा था। उसने पाया कि हर बार जब वह उससे मिलने जाती थी तो गु हुनवेई के बाल उसके कानों से भी लंबे हो गए थे और उसने लंबे समय से अपनी दाढ़ी नहीं मुंडवाई थी। देखने में वह अधेड़ उम्र का, पतन की ओर अग्रसर व्यक्ति लग रहा था। हालांकि उसकी आंखों में देखने पर वह एक महत्वाकांक्षी युवक प्रतीत होता था जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा था। आधी बोतल शराब पीने के बाद टोंग याओ ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया, हुनवेई, मुझे लगता है कि तुम हमेशा यहीं नहीं रह सकते। इससे समाज से तुम्हारा संपर्क टूट सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए और फिर एक छोटा मालवाहक ट्रक खरीद लेना चाहिए। इससे आना जाना और सामान पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। टोंग याओ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा कहेगी। गु हुनवेई ने कुछ देर गंभीरता से सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, कार होना वाकई ज्यादा सुविधाजनक होगा। ये देखकर कि गु हुनवेई को कोई आपत्ति नहीं है, टोंग याओ ने टोंग याओहुई की ओर मुड़कर कहा, पिताजी, समय आने पर आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना काफी आसान है और एक बार लाइसेंस मिल जाने के बाद टोंग याओ को इधर उधर घूमना भी अधिक सुविधाजनक लगेगा। वेन यून हंसते हुए बोली, तुम्हारे पापा तो बूढ़े हो ही रहे हैं, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस लेने का क्या फायदा। गाड़ियां तो तुम जैसे नौजवानों के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। उम्र के कारण पापा की प्रतिक्रिया धीमी हो गई है। टोंग याओ मुस्कुराए और बोली, हमारे घर के अधिग्रहण के बाद अगर सरकार हमें मुआवजा देती है तो हम पापा के लिए एक छोटी कार खरीद सकते हैं। वो आपको जहां चाहे ले जा सकते हैं। सुविधाजनक और स्टाइलिश है ना। बढ़िया। हमारा घर शहर में है जहां परिवहन की अच्छी सुविधा है और हमें कार की जरूरत नहीं है। वेन यून को कार रखने का कोई खास शौक नहीं था। उनका मानना था कि जब तक परिवार सुरक्षित है, कार हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता और दिखावा करने की भी कोई इच्छा नहीं थी। टोंग याओ ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, लिन मान ने एक बड़े आदमी से शादी की है। अगर हमारा परिवार कार नहीं खरीदता तो क्या आंटी तुम्हें देखते ही तुम्हारी आलोचना नहीं करेगी। जब उसे टोंग शियानकियाओ की संभावित आलोचना के बारे में पता चला तो उसने टोंग याओहुई के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने पर अपनी आपत्तियों को तुरंत त्याग दिया। याओहुई, क्या तुम ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहती हो? अगर तुम सच में लेना चाहती हो तो ले लो। आमतौर पर पुरुषों को कारों में दिलचस्पी होती है और टोंग याओहुई भी इसका अपवाद नहीं था। वह कोई लग्जरी कार नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी एक छोटी कार चलाने में उसे खुशी होती। हालांकि वह इस विचार से स्पष्ट रूप से प्रभावित था। उसने एक बेपरवाह सा मुखौटा पहन लिया और लापरवाही से सहमति जताते हुए कहा, एक लेने में कोई बुराई नहीं है। वेन यून ने उसे घूरकर देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, कोई नुकसान नहीं होगा से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो काफी समय से ड्राइविंग लाइसेंस और कार चाहते हो। क्या तुमने जानबूझकर याओ याओ से मुझे ये सुझाव देने के लिए नहीं कहा था? वेन यून की बातों पर टोंग याओ खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने गु हुनवेई की ओर देखा। उसकी अस्त व्यस्त और बेढंगी शक्ल देखकर उसने उसे याद दिलाया, हुनवेई, तुम ऐसे नहीं चल सकते। इस साल ही तो तुम्हारी उम्र 20 साल हुई है। तुम अभी जवान हो, तुम्हें और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं 3 और कर्मचारियों को रखूंगा। तुम उनका काम संभालो और फिर क्योटो जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। उसके बाद हम एक कार लेंगे। अपनी अनुपस्थिति के दौरान टोंग याओ ने एक घातक समस्या को पहचान लिया था। चूंकि वह युवा दिखती थी और दबंग किस्म की महिला बॉस नहीं थी, इसलिए वह कम तीव्रता प्रदर्शित करती थी। लोग हमेशा उसे कम आंकते थे क्योंकि वह एक युवा लड़की जैसी दिखती थी और कुछ लोगों ने तो उसका फायदा उठाने की भी कोशिश की। इसके अलावा टोंग याओ ने फार्म के सारे नेटवर्किंग का काम खुद संभालने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने गु हुनवेई को अक्सर बाहर ले जाना ज्यादा उचित समझा। उसके लिए कभी कभार पर्दे के पीछे की रणनीति बनाना ही काफी था। गु हुनवेई के लिए अधिक सामाजिक संपर्क होना फायदेमंद था। उसकी अवलोकन क्षमता बहुत तीव्र थी और वह व्यावसायिक अवसरों को पहचानने में माहिर था। टोंग याओ की बातें सुनकर गु हुनवेई कुछ देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि हुनवेई खेत को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हुनवेई, तुम टोंग याओ के साथ बेफिक्र होकर घूम सकते हो। जब तुम आसपास नहीं रहोगे तो मैं यहाँ का काम संभाल लूंगा। तुम जैसे नौजवानों के लिए बाहर निकलना अच्छा है। टोंग याओहुई जानती थी कि अपनी क्षमताओं के बावजूद टोंग याओ अभी भी एक लड़की थी और उसे देखभाल की जरूरत थी। गु हुनवेई की मदद मिलने से टोंग याओहुई को काफी राहत मिली।
कुछ समय साथ बिताने के बाद उन्हें पता चल गया कि गु होनवेई एक अच्छा और बहुत बुद्धिमान लड़का है। वह भविष्य में बड़ी उपलब्धियां अवश्य प्राप्त करेगा। फिलहाल उनकी सेहत अच्छी थी और वे मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इसके अलावा बड़े शहर में इतना समय बिताने के बाद उन्हें यहाँ की शांति बहुत अच्छी लग रही थी, जहाँ वे मुर्गियां और बत्तखें पाल सकते थे, सब्जियां उगा सकते थे और यहाँ तक कि मछली भी पकड़ सकते थे। यहाँ आने के बाद से उसे शायद ही कभी मेहनत करनी पड़ी हो। टोंग याओहुई को मछली पकड़ने का शौक हो गया था। टोंग याओहुई की बातें सुनकर गु होनवेई को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ देर बाद ही उसे समझ आया कि टोंग याओ उसके रूप रंग के बारे में बात कर रही थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने सहमति में सिर हिलाया। नए कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्योटो वापस जाऊंगा। टोंग याओ ने सहमति में सिर हिलाया और अपना कप उठाकर गु होनवेई के साथ गिलास टकराया, फिर आधी भरी बियर एक ही घूंट में पी गई। आधी बोतल पीने के बाद उसे हल्का सा चक्कर आने लगा। थोड़ा खाना खाने के बाद वह सोने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। रात के सन्नाटे में बत्तखों की आवाज से उसकी नींद खुल गई। खिड़की से बाहर तेज चांदनी देखकर उसने दरवाजा खोला और बाहर गई तो देखा कि गु होनवेई घर के बाहर खड़ा विशाल पर्वत को निहारते हुए सोच में डूबा हुआ था। टोंग याओ उसके पास गई। आधी रात को तुम बाहर खड़े होकर पहाड़ को क्यों घूर रहे हो? क्या तुम नींद में चल रहे हो? उसने पूछा। गु होनवेई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे टोंग याओ दिखाई दी। वह थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, क्या बत्तखों की आवाज से तुम्हारी नींद खुली? जब वह पहली बार यहाँ आया तो अक्सर आधी रात को शोर से उसकी नींद टूट जाती थी। कुछ समय बाद उसे बत्तखों की आवाज के बिना नींद नहीं आती थी। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुम आजकल बत्तखों को मक्का खिला रहे हो? उन्हें कुछ गेहूं खिला कर देखो, ज्वार भी चलेगा, लेकिन अगर तुम आसपास के गांवों से नदी के सीप ला सको तो और भी अच्छा होगा। गु होनवेई ने आश्चर्य से टोंग याओ की ओर देखा। क्या तुमने भी पशुपालन का अध्ययन किया है? मुझे लगता है कि तुम यहाँ अक्सर नहीं आती हो, फिर भी तुम इन्हें काफी अच्छी तरह समझती हो। जब भी तुम आती हो और इनके आहार के लिए कुछ सुझाव देती हो तो ये हमेशा उसे पसंद करते हैं। मुर्गियों और बत्तखों के पहले बैच को पालना शुरू करने के 1 महीने बाद वे अचानक सुस्त और खाना पीना बंद करने लगे। टोंग याओ के हस्तक्षेप के बाद ही वे इस संकट से उबर पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो भारी नुकसान होता। 1-2 बार तो संयोग हो सकता है, लेकिन यह इतनी बार हुआ है कि गु होनवेई को शक होने लगा है कि टोंग याओ ने इस क्षेत्र में कुछ शोध किया होगा। टोंग याओ मुस्कुराए, उसकी आंखों में चमक थी और उसने विषय बदलने की नाकाम कोशिश की। जब भी मैं यहाँ आती हूँ सबसे पहले अपने पापा से मुर्गियों और बत्तखों के बारे में ही पूछती हूँ। सोचो जरा, अगर हम रोज एक ही चीज खाएंगे तो क्या हम भी ऊब नहीं जाएंगे? उसकी बात सुनकर गु होनवेई हल्के से मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो। तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुम आधी रात को क्यों नहीं सो रहे हो। टोंग याओ ने फिर से यही विषय उठाया। उनकी जानकारी के अनुसार शराब पीने के बाद पुरुषों को जल्दी नींद आ जानी चाहिए। गु होनवेई ने कुछ असहजता से स्वीकार किया, जब तक मैं यहाँ आकर देख नहीं लेता मुझे चैन की नींद नहीं आती। ये जगह उसके सपनों से जुड़ी थी। अगर यह उद्यम विफल हो जाता तो न केवल उसके सपने चकनाचूर हो जाते बल्कि टोंग याओ को भी दुख होता। आखिरकार पैसा तो टोंग याओ ने ही उधार दिया था। अगर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता तो वह उसे निराश कैसे कर सकता था। जैसे जैसे उनके संचालन का पैमाना बढ़ता गया उन पर दबाव भी बढ़ता गया। हालांकि मुनाफा धीरे धीरे आना शुरू हो गया था, लेकिन वह उनके खर्चों के अनुपात में नहीं था। टोंग याओ ने कंधे उचकाते हुए हल्के से उसे सलाह दी, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। व्यापार इसी तरह चलता है। पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाना और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले वही होते हैं जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। गु होनवेई ने कुछ देर तक टोंग याओ को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आप में भविष्य बताने की कोई क्षमता है। आप जो कुछ भी कहती हैं वह हमेशा बहुत सटीक होता है। लोग अक्सर उसकी बातों पर विश्वास करना चाहते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि टोंग याओ जो कुछ भी कहेगी वह सच हो जाएगा। टोंग याओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी चमकदार निगाहें गु होनवेई पर टिकाते हुए कहा, इसलिए जब मैं कहती हूँ कि आप भविष्य में पूरे देश में एक जाने माने उद्यमी बनेंगे तो आपको खुद पर और अधिक विश्वास रखना चाहिए। सच कहूँ तो मैं भविष्य को लेकर थोड़ा अनिश्चित हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सफल होऊंगा। फिलहाल मैं प्रजनन फार्म को अच्छे से संभाल पा रहा हूँ, यही मेरे लिए काफी है।
अगर टोंग याओ की मदद न होती तो वह प्रजनन फार्म शुरू नहीं कर पाता। चून की व्यवसाय अभी फल फूल नहीं रहा है, इसलिए वह खुलकर अपनी बड़ी आकांक्षाओं या भविष्य की योजनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता था। इस समय मुख्य ध्यान प्रजनन फार्म के सुचारू प्रबंधन पर होना चाहिए। वह किसी भी कीमत पर टोंग याओ के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। खेत में काफी पैसा लगाया गया है। अगर यह असफल हो जाता है तो टोंग परिवार के लिए यह विनाशकारी साबित होगा। टोंग याओ गु हुनवेई के विचारों को समझ गई, लेकिन जिज्ञासावश उसने पूछा, मान लीजिए कि पशुपालन फार्म से अच्छी कमाई होती है, तो क्या आप उसी से संतुष्ट रहेंगे या आप अन्य क्षेत्रों में भी हाथ आजमाने की कोशिश करेंगे? गु हुनवेई ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास कुछ योजनाएं हैं, लेकिन उनमें काफी निवेश की आवश्यकता होगी, इसलिए पहले प्रजनन फार्म को शुरू करना आवश्यक है। अन्यथा ये सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। टोंग याओ की आंखें फिर से चमक उठी, मुझे तुम पर भरोसा है, ऐसे ही लगे रहो। और हाँ, कल अपनी दाढ़ी मुंडवा लेना। तुम जवान हो, खुद को अधेड़ अंकल जैसा मत बनाओ। ऐसे दिखोगे तो गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी? इतनी खूबसूरत दिखने वाली किसी व्यक्ति के लिए इसका पूरा फायदा न उठाना अफसोस की बात थी। टोंग याओ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गु हुनवेई को थोड़ी असहजता महसूस हुई। हाल ही में मैं खेती बाड़ी पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैंने अपनी दिखावट पर ध्यान ही नहीं दिया। ये कहने के बाद वह हल्के से हंसा और बोला, मेरी मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल भी जाए तो उसे मुश्किल में डालना ही होगा। मुझे शक है कि कोई मुझमें दिलचस्पी लेगा। वह गरीब था और उसके पास डेटिंग के लिए समय नहीं था। अगर वह महिला होती तो निश्चित रूप से अपने जैसे पुरुष को पसंद नहीं करती। खैर, यह जरूरी नहीं कि सच हो। शियाओ हुई हमेशा से तुम्हें पसंद करती रही है। उसने तो तुम्हें चिट्ठी लिखने की कोशिश भी की थी। क्या तुमने गौर नहीं किया कि अब वो तुम्हें कुछ अलग नजर से देखती है? शायद पिछली रात की शराब का नशा अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, इसलिए टोंग याओ ने गपशप शुरू कर दी। गु हुनवेई कुछ आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या आपको कुछ गलतफहमी हुई है? सी शियाओहुई को उसमें दिलचस्पी क्यों होगी? क्या तुमने इतने समय तक इस बात को नजरअंदाज किया है? टोंग याओ हंसते हुए बोली और सिर हिलाते हुए बोली, शियाओहुई का तुम्हें पसंद करना कोई नई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि टोंग याओ मजाक नहीं कर रही थी, गु हुनवेई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैंने उसे हमेशा पड़ोस की लड़की के रूप में ही देखा है, मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण गु हुनवेई अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सी शियाओहुई को उसमें दिलचस्पी होगी। आखिर पिछले कुछ सालों से सी परिवार की स्थिति काफी अच्छी थी। अगर सी शियाओहुई कोई हंगामा न करे तो वह आसानी से अपना भावी साथी चुन सकती है और आराम से जीवन बिता सकती है। टोंग याओ ने उत्सुकता से पूछा, अगर आपको शियाओहुई की भावनाओं के बारे में पहले से पता होता तो क्या आप दोनों के बीच कोई संभावना बन सकती थी? गु हुनवेई ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसे बस पड़ोस की लड़की की तरह देखता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तक मेरा करियर स्थिर नहीं हो जाता तब तक मेरी शादी करने की कोई योजना नहीं है। विशेष रूप से मैं 30 साल की उम्र से पहले शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर वह इस बारे में सोचे भी तो वह निश्चित रूप से सी शियाओहुई के बारे में नहीं सोचेगा। गु हुनवेई की उसके प्रति नकारात्मक धारणा है। भले ही आप मुझे बेतुका कहें, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं के आसपास रहने से मेरा ध्यान बहुत भटक जाता है। अगर मैं किसी रिश्ते में पड़ गया तो शायद प्यार में पागल हो जाऊंगा। ये बात गु हुनवेई ने टोंग याओ से सीखी थी। अभी तक उसका कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन अगर वह किसी रिश्ते में पड़ गया तो शायद वह सचमुच प्यार में पागल हो जाएगा। गु हुनवेई की बात सुनकर टोंग याओ हंस पड़ी। हुनवेई को प्यार में मदहोश होते देखना तो मुश्किल था, लेकिन सी चेन के बारे में सोचते ही उसकी हंसी गायब हो गई। पब फ्यूचर एड्स। सोचिए तो सही, सी चेन ने तलाक के समझौते में सब कुछ त्याग दिया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। इस तरह का व्यवहार प्यार में पागलपन जैसा लगता है ना? जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती गई, ये और भी हास्यास्पद लगने लगा। उसने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। देर हो रही है, जल्दी सो जाओ। भले ही तुम्हारा कोई साथी ना हो, खुद को बूढ़े आदमी जैसा मत दिखाओ। एक जवान आदमी को ऊर्जा की जरूरत होती है। हाँ। गु हुनवेई ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। टोंग याओ जम्हाई लेते हुए अपने कमरे में वापस चली गई, ये सोचकर कि वह अगली सुबह जरूर देर तक सोएगी। हालांकि अगली सुबह मुर्गियों की लगातार चहचहाहट ने उसे जगा दिया।
वह उठी और उसे पता चला कि याओहुई ने कुत्ते के लिए बना घर बदल दिया था। उसे तब तक पता नहीं चला कि कुत्ते के घर में बिल्लियां भी हैं, जब तक उसने इसके बारे में पूछा नहीं, जिसके कारण सुबह बिल्लियों और कुत्ते के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटी शियाओहुआ जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, याओहुई ने कुत्ते के घर को बदलने का फैसला किया। उसके माता पिता को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी। बिल्ली कुत्ते पालना और मछली पकड़ना उनके लिए एकदम सही था। टोंग याओ इन छोटी मोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। जब जियान जून और लियू सानवा मुर्गियों और बत्तखों को खाना खिलाकर लौटे तो उन्होंने टोंग याओ का खुशी से अभिवादन किया। टोंग याओ ने अंगड़ाई ली और उनसे पूछा कि क्या टेलीविजन चल रहा है। उन्होंने कल ही एंटीना लगाया था, लेकिन जियान जून और लियू सानवा इतने नशे में थे कि वे टीवी नहीं देख पाए। हाँ याओ याओ बहन, आइए टीवी ड्रामा देखिए। स्प्रिंग रिंग गोज टू द कंट्री साइड है। जियान जून ने टीवी चालू किया और उत्साह से दरवाजे की ओर दौड़कर टोंग याओ को ड्रामा देखने के लिए अंदर आने को कहा। टोंग याओ हंसते हुए अंदर चली गई। थोड़ी देर देखने के बाद वेन युन ने नाश्ता बनाया। खाना खत्म करने के बाद टोंग याओ अपनी कार में बैठकर क्योटो के लिए रवाना हो गई। पब फ्यूचर एड्स। जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो टोंग याओ के पास घर में अकेले करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर से उसे सीधे मिल्क टी की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। टोंग याओ को देखते ही डैंग वेन वेन बहुत उत्साहित हो गई और तुरंत शिकायत करने लगी, बहन याओ याओ, अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं। हमारे सामने वाली दुकान साफ तौर पर हमें निशाना बना रही है। उन्होंने एक प्रमोशन शुरू किया है और कल से अब तक हमारी दुकान पर एक भी ऑर्डर नहीं आया है। अगर दूसरी दुकान में ज्यादा कर्मचारी न होते तो वेन वेन शायद झगड़ा शुरू कर देती। ये लोग किस तरह का प्रचार अभियान चला रहे हैं? टोंग याओ अचंभित रह गई। लिन मान की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और वो इतनी जल्दी चैन से नहीं बैठ सकती थी। ये लोग नवविवाहितों के लिए विशेष ऑफर का विज्ञापन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें ये विचार कहाँ से आया। ये अपनी दूध वाली चाय सिर्फ 2 सेंट प्रति कप बेच रहे हैं। लगता है इनकी लागत भी पूरी नहीं हो रही होगी, है ना? वेन वेन बड़बड़ाए, मुझे तो इनकी मानसिक स्थिति पर शक होने लगा है। टोंग याओ ने उपहास उड़ाते हुए कहा, ये प्रमोशन कब तक चलेगा? यही तो सबसे हास्यास्पद बात है। उन्होंने कोई अंतिम तिथि नहीं बताई है। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो क्या हमें भी नुकसान नहीं होगा? लिन मान अपनी शादी के खर्चों में कटौती करना चाहती थी, तो उन्हें क्यों नुकसान उठाना पड़े? ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला है। वे अपनी शादी का जश्न नहीं मना रहे हैं। वे इस अवसर का उपयोग हमारे व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के लिए करना चाहते हैं, एक चेतावनी के रूप में। लिन मान के इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने उन्हें चाय की दुकान के सामने वाले दरवाजे पर चिपका दिया हो। जैसे ही वह इस बारे में सोच रही थी, लिन मान ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए अकड़ दिखाते हुए अंदर आ गई। वेनवेन ने आंखें घुमाई और उसे भगाने ही वाली थी कि टोंग याओ ने उसे रोक दिया। मेरे लिए 1 कप दूध वाली चाय लाओ, लिन मान ने दबंगई से आदेश दिया। टोंग याओ ने वेनवेन को इशारा करते हुए कहा, उसके लिए 1 कप बना दो। हालांकि वेनवेन अनिच्छुक थी, फिर भी वह गई और पूछा, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए? मैं यहाँ अपने चचेरे भाई के व्यवसाय का समर्थन करने आया हूँ, मुझे स्वाद से कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे सबसे महंगा वाला दे दो, लिन मान ने जवाब दिया। भेड़िया मुर्गी को सम्मान देता है, उसकी मंशा अच्छी नहीं होती। मगरमच्छ के आंसू। दूध वाली चाय बनाते हुए वेनवेन ने धीरे से बुदबुदाया। लिन मान, क्या तुम शियान से शादी करने के तुरंत बाद उसे दिवालिया करने की योजना बना रही हो? टोंग याओ ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन मान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, टोंग याओ, क्या तुम सिर्फ इसलिए जल रही हो क्योंकि मैंने तुमसे बेहतर आदमी से शादी की है? क्या इसलिए तुम इतनी कड़वी बातें कर रही हो?